और मेरी अम्मी को की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा जो है ना वो आर्मी के स्कूल में पढ़े। जी। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हम पार्ट टाइम स्टडी करते हैं फुल टाइम वर्क करते फुल टाइम वर्क हैं। करते आईएसपीआर इज़ पाकिस्तान का मीडिया जो सारा कंट्रोल करता है। तो स्पेशली अगर आप लाहौर आते हैं तो लाहौर को दे हैव डेवलप्ड इस तरह उन्होंने डेवलप किया कि लाइक ये कोई पंजाब का या पाकिस्तान का कोई जी। लाडला बच्चा है, इतना उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया पैसा। तो जो वीज़ा लगवाने का प्रोसेस आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसे इंडिया में गली गली में एजेंट्स है, ये पता नहीं सही उससे कौन है गलत कौन है? मैं 30 लाख पाकिस्तानी करेंसी जो है ना पाकिस्तान, दोनों में से अपना आप देखना है कि आप किस में जा रहे हैं। आपने बनना क्या है, शिकार बनना क्या है या शिकार करना है? एग्जैक्टली हाँ। तो ये है कि यहाँ पे गैंगस्टर्स हैं Really? और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमें पेड गेस्ट आते हैं ना, उनका कोई घर नहीं है, Okay. सारा गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, 5 साल बाद जेल से निकल के आ रहा है। अब वो जब 5 साल बाद एक बंदा जेल से आ रहा है तो वो तो क्रिमिनल ही होगा। बिल्कुल। उसके साथ अगर आप कहते हो ना कि यार तो कोई जॉब वगैरह की आपने पाकिस्तान में या फिर ऐसे ही पाकिस्तान सीधा में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? पाकिस्तान में जॉब के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो हमारे बहुत हाई बना दिए गए हैं। Hi everyone, today we have special guest from Pakistan, Mr. Rauf चीमा। और ये यहाँ पे होटल में मैनेजर हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं। इनकी जो जर्नी है आज हम उसको जानेंगे, इन्हीं के वर्ड से ये बताएंगे हमें यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैनेजर बनना कोई आसान काम नहीं है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, और इनकी जर्नी आपको इंस्पायर करेगी डेफिनेटली। राफ चीमा जी, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया एकदम। देखिए, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर इमिग्रेंट की हम बात करें तो उसकी एक स्टोरी होती है ख़ुद की, क्योंकि वहाँ से आना और यहाँ पे सेटल होना उसमें बहुत सारा स्ट्रगल शामिल होता है। बिल्कुल। तो हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आते हैं और यहाँ पे कब आए, इस सारे जो आपकी जर्नी है उसको आप ज़रा बताएं हमें। तो पाकिस्तान की जो पंजाब स्टेट है वहाँ का एक सिटी है गुजरात, जी। जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि इंडिया में भी गुजरात है और पाकिस्तान में भी गुजरात है। हर एक इंडियन का मुझसे ये सवाल होता है। जी। तो यस, इंडिया पाकिस्तान में एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात। जी। इट इज़ लाइक यू कैन से अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाहौर। जी। और सच अ डेवलप सिटी। गुजरात का एक गांव है मेन सिटी से नज़दीक है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं मतलब मेरा जो ब्रॉटअप है वो विलेज में ही हुआ है। ओके। और अर्ली एजुकेशन भी मेरी गुजरात सिटी से ही है। ऑलराइट। और उसके बाद मैं आफ्टर इंटरमीडिएट या इंडिया में जिसे +1 +2 कहते हैं, जी जी जी, फिर मैं कैपिटल सिटी जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, वहाँ पे मूव हो गया और यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन है वो मैंने वहाँ से लिया। वैसे मेरी फैमिली जो है वो गुजरात में ही है, बिलोंग करता हूँ मैं सिटी में, नॉट गुजरात स्टेट। हमें स्टेट लगता है गुजरात, नॉट स्टेट। जी जी जी। पहले हमारे यहाँ भी इंटर होता था, ओके। अब उन्होंने ख़त्म कर दिया उसको, +1 और +2 में ले आए। ओके, ठीक है जी। तो गांव की ज़िंदगी आपने काफ़ी करीब से देखी है। बिल्कुल। मैंने मतलब समझें कि वो जो ट्रांजिशन का दौर था ना पाकिस्तान में, या कह लें पाकिस्तान का जो पंजाब है, टेक्नोलॉजी आना, मोबाइल आना, हम जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमने दोनों एराज देखे हैं। जी जी। मतलब कि पुराने लोग भी, वो बैल वाला ज़माना भी हमने देखा और ट्रैक्टर वाला ज़माना भी हमने देखा है। सो फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ दोज। जी। तो जैसे आप पंजाब से हैं, हमारे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग गांव में रहते हैं तकरीबन, तो आपके यहाँ भी सेम ही होता होगा, आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से? कह लें कि मोर देन 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे रिलाई करते थे जी। लेकिन पिछले 10 साल में जहाँ हर एक चीज़ में ट्रांजिशन आई है, इस चीज़ में भी काफ़ी हमें देखने को मिला है। और बेसिकली स्टार्ट तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये चीज़ आ रही है कि लाइक लोग जो हैं वो जॉब्स को प्रेफर करते हैं, और अभी जॉब से ज़्यादा जो है वो मेरी तरह स्टडी अब्रॉड या बाहर के ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेकिन एग्रीकल्चर भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि रिलाई करते हैं हमारे कंट्रीज़, पाकिस्तान स्पेशली जब एग्रीकल्चर पे रिलाई करता है, उसके बगैर बिना हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो है काफ़ी ट्रेंड। मेरी फैमिली भी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी पे ही हम रिलाई कर रहे हैं। जी जी, डेफिनेटली। तो वही सेम फसलें आपके यहाँ होती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ चावल, गंदम, गन्ना, सारे गन्ना, वही चीज़। जी जी। तो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो स्टडी क्या करी आपने पाकिस्तान से? स्टडी के एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी स्टोरी है कि मतलब मैंने हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है। ओके।
बात करें अगर मैट्रिक की मतलब 10th जी। स्टैंडर्ड की, तो उसमें मैंने साइंस पढ़ी थी विद बायोलॉजी। ऑलराइट। उसके बाद मैंने जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी विद केमिस्ट्री। और फिर मुझे ख्याल आया कि असल में हमारे यहाँ भी क्या होता है कि मतलब वो रैट रेस चल रही है जी कि इंजीनियर है बच्चा, डॉक्टर है तो ही उसको सक्सेसफुल समझा जाएगा। जी जी जी। तो फिर कॉलेज तक तो क्या होता है कि हम फैमिली की, पेरेंट्स की, या मतलब टीचर्स जो हमें कहते हैं हमारे ऊपर जो चीज़ डालते हैं कि भाई इंजीनियरिंग करनी है, तो हम कहते हैं कि चुप करके हमने करनी है। जी और वो एक स्टेज होती है कि बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है उस टाइम पे। करियर काउंसलिंग जो ना वो हमारे मैं कहूँगा पाकिस्तान में नियर टू ज़ीरो है। जी। नहीं पता होता हमें हमने क्या करना है या करना हम है। किसके लिए क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। हाँ जी सो जो सब कर रहे हैं मैं भी उसमें प्री इंजीनियरिंग में चला गया। जी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, मेरे पास जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था मैंने तो 2-3 ऑप्शंस थे, लाइक फ़िज़िक्स का था, बीएस फ़िज़िक्स करूँगा, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जाऊँगा, ये वो। हाँ जी लेकिन एक जो चीज़ मुझे बड़ी फ़ैसिनेटिंग लगी, इंजीनियरिंग का भी था, मैंने टेस्ट वगैरह दिए सारे वो जो होते हैं उसके बाद जी एंट्री टेस्ट वगैरह। लेकिन जो फ़ैसिनेटिंग चीज़ लगी वो थी उस टाइम पे पाकिस्तान में बड़ा एक ट्रेंड चल रहा था, नया ट्रेंड आया था, इमर्जिंग था, जी। इंटरनेशनल रिलेशंस का। ओके सो मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस ओके। विद मेजॉरिटी मेजर्स इन स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर स्टडीज़। वाओ। तो जर्नी स्टार्ट की मैंने साइंस, हाँ जी फिर इंजीनियर, मतलब पहले जी मैंने जी सोचा जी। डॉक्टर बनूंगा लाइफ में, फिर मैंने सोचा इंजीनियर बनूंगा। जी और एट द एंड आई एम लाइक आई वाज लाइक मैं एक काइंड ऑफ डिप्लोमेट, या ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जी इंटरनेशनल जी। रिलेशंस जो होते हैं। बिल्कुल। सो मैंने ग्रेजुएशन जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की ही यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ओके। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। वहाँ से मैंने की है बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, जी। मेजर्स इन न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ओके। तो जो ये आपने स्टडी बता रहे हैं आप न्यूक्लियर और स्टडीज़ की, तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या बनता है इसका, मतलब इसका जो आप बता रहे हैं। हाँ, जॉब प्रोफाइल इसकी जो है बेसिकली ये सोशल साइंसेज की एक फ़ील्ड है। जी तो स्टार्ट होती है इसकी जो सबसे, अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं तो यूनाइटेड नेशंस जो है जी। उसकी जो काम है, सारे काम, वो सारे काम हमें 4 सालों में पढ़ाए गए ओके कि कंट्रीज़ का आपस में जो रिलेशंस होते हैं रिगार्डिंग देयर मिलिट्री टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है। ऑलराइट। और मेनली इसमें अगर विद इन द कंट्री बात करूं तो रिसर्च सेंटर्स आ जाते हैं जो इस चीज़ पे पब्लिकेशंस करते हैं। जी आई यूज़ टू बी अ रिसर्च असिस्टेंट इन मैनी कंट्रीज़, इन मैनी सेंटर्स इन पाकिस्तान, सेंटर। इस्लामाबाद में। और आई यूज़ टू राइट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स। वाओ। और इम्प्रेसिव। मीडिया में इसका काफ़ी आ जाता है क्योंकि अभी कोई भी आपने नैरेटिव है वो बिल्ड करना है तो उसके लिए मीडिया चाहिए होगा जी। आपको। सो अगर कंट्रीज़ ने भी अपना नैरेटिव बिल्ड करना है तो दे हैव टू बी रिलाई ऑन मीडिया। मीडिया। और इसके अलावा जो है अगेन पाकिस्तान आर्मी में भी इसका स्कोप है। जी बट या सो मेनली इसमें यही आता है कि जो काम यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑफिसेज में हो रहा है जी। वो काम हमें 4 साल में पढ़ाया जाता है। ओके। तो यूनाइटेड नेशंस में जो एक तो यूएनओ हो गया, हाँ, आपको पता होगा, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी। ओके दैट एक्चुअली डील्स विद द मिलिट्री अफेयर्स अमंग द कंट्रीज़। के कंट्रीज़ में कहीं पे अगर कोई वॉर है, कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जी और यहाँ पे अगर लेट से कोई कंट्री जो है वो वेपन्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो जी। उस चीज़ को कंट्रोल कंट्रोल करना, करना। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आ जाती हैं। जी और 4 साल की डिग्री में मतलब 4 साल मेरे हमेशा मैं जिस भी नए बंदे से मिलता था उसको मैं बताता था कि आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। तो उसका पहला सवाल ये होता था कि यार ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या पढ़ते हो तुम लोग। जी और 4 साल तक हर दफ़ा मेरा जवाब मुख्तलिफ होता था और मेरा खुद से ये सवाल होता था कि यार ये क्या है। इधर इट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, इधर इट इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, बिल्कुल। या लाइक ये कंट्रीज़ के आपस में मिलिट्री अफेयर्स को डील करते हैं, क्योंकि हाँ इसमें जी। सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड फील्ड। ऑलराइट। और बट सच एन इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फील्ड। बिल्कुल। लाइक एक डिग्री से ज़्यादा वो जो इंजीनियरिंग में होता है ना कि 1 हाँ जी। या मैथ्स में होता है 1+1 2 जो है वहाँ पे बात ख़त्म। जी यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स रियली ब्रॉड फील्ड एंड अमेजिंग थिंग। ओके एंड आई वुड से कि मैंने इस डिग्री को जो है ना, इस डिग्री से बहुत कुछ सीखा। जी। सिर्फ किताबी बातें ही नहीं, ओवरऑल मतलब कि ज़िंदगी काफ़ी इंटरनेशनल जो चीज़ें आपको जानने का मौका मिला। एग्जैक्टली। अगर
हम वहाँ की कोई भी पढ़ाई करते हैं उसमें ये एक्सपोजर नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल। सो इस डिग्री में काफ़ी और फिर ये भी था कि जो यूनिवर्सिटी है दैट वाज, मैं कहता हूँ कि मेरी, अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी के जो कुछ अच्छे डिसीजंस हैं उनमें से एक अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाना जो है वो करूँगा, क्योंकि वहाँ इट इज़ अ लाइक आर्मी की इंस्टीट्यूट है। वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से। तो आर्मी का हमारे यहाँ क्या सीन होता है कि लाइक जो भी ब्रिगेडियर बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स ब्रिगेडियर बनने से पहले उनको एक कोर्स करना पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी कोर्स होते हैं, डिफरेंट कोर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन के वो किस रेजिमेंट में हैं और सारा जो उनका सीन होता है। तो वो जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी से, जब तक वो कोर्स नहीं करेगा तब तक वो प्रमोट नहीं होता, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ की, श्रीलंका, जर्मन, इवन लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ के आर्मीज़ के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, MOU साइन होते हैं। सो वहाँ से भी इस यूनिवर्सिटी में आर्मी ऑफिसर्स पढ़ने आते हैं। सो इट इज़, यू कैन से कि स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी थी। और अभी मैं मतलब कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसमें इस यूनिवर्सिटी का बहुत जो है ना वो अहम किरदार है, बिल्कुल, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट में ये यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट है जी। तो आई लाइक मुझे अभी तक इस यूनिवर्सिटी की याद आती है, मैं कहता हूँ मैं मिस करता हूँ उन दिनों को। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो इंस्टीट्यूशंस जब बच्चे चूज़ करते हैं वो मैटर करता है। जो आप बता रहे हैं आपने जो एक्सपोजर हासिल किया है उस यूनिवर्सिटी से, और इतना कुछ जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो आपको सिखाते हैं, और वन ऑफ द टॉप ऑफिसर्स भी आपकी यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो स्ट्रक्चर रहा होता है, स्ट्रक्चर मतलब कि मुझे अभी भी याद है पहले सेमेस्टर में मैं था और आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगेन वही सवाल कि स्ट्रेटजी होता क्या है, जॉब कहाँ करोगे, क्या करोगे इसके बाद जी। और जॉब मार्केट नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से अगर मैं BBA करता हूँ तो मुझे पता है पहले दिन से कि यार मैं किसी बैंक में जॉब करूँगा, किसी ऑफिस में जॉब करूँगा। इसका मुझे एक हंड्रेड ऑफ हंड्रेड्स क्वेश्चन मार्क्स होते हैं माइंड में। UN है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ISPR इज़ पाकिस्तान का मीडिया जो सारा कंट्रोल करता है, वो हैं, किसी मीडिया हाउस में जाऊँगा, मुझे करना क्या है, जो प्रोफाइल क्या रहेगी, एंड डे तक जॉब प्रोफाइल के आगे क्वेश्चन मार्क ही लगा रहता है इस फील्ड में। लेकिन ये फील्ड जॉब से ज़्यादा आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है ना उस चीज़ को बड़ा डेवलप करती है। एंड आई रिमेंबर कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एक टीचर थे वहाँ पे, सर आसिफ रसूल जी, अगर वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो दे विल रिमेंबर मी के उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जॉब से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करो। मैं तुम्हें ये बात गारंटी करता हूँ कि जब आज तुम यहाँ पे आए हो, 4 साल बाद यहाँ से जब निकलोगे, तुम ऐसे खड़े होकर चलते हुए आ रहे हो और आगे से किसी और यूनिवर्सिटी का, लेट्स से नेशनल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा आ रहा है, एक तरफ तुम आ रहे हो, एक तरफ NDU का ग्रेजुएट आ रहा है, देख के दोनों में फ़र्क पता चलेगा। ऐसा हम आपको जो ना तराशेंगे यहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक 4 साल के बाद मैंने चीज़ फील की, जब मैं निकला इंटर्नशिप्स करने वहाँ पे, बाकी जो इंटरव्यूवर्स आते थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स एंड मी, आई कैन फील द डिफरेंस। और यहाँ आके भी इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने कॉमसेट्स के और पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं, और आई एम नॉट लाइक एरोगेंट और प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ मेहनत से हूँ, लेकिन ये है कि मैंने डिफरेंस देखा है, और इसमें मैं कहता हूँ कि 75 इवन 80% जो है वो यूनिवर्सिटी का ही उसमें वो है, मेरे टीचर्स का ही सब कुछ है। देखिए क्योंकि टीचर ही आपको सबको सिखाते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली स्कूल के बाद जब कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो हमें उसी के बेस पे लाइफ लॉन्ग आगे चलना होता है। जो आपका पर्सनैलिटी एक बिल्ड करती है यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पहले कहते थे भी नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, अभी भी शायद कहते ही होंगे, ऐसी बात नहीं, हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो नॉलेज आपको वहीं से आती है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, और हमारे यहाँ भी आर्मी स्कूल्स हैं, और उनमें जाने के लिए लोग बहुत फाइट करते हैं, क्योंकि वो स्कूल्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और यहाँ पे एक और बात थी कि जो मेरा स्कूल था जहाँ से मतलब मैंने अर्ली एजुकेशन थी, वो भी आर्मी का ही था, फौजी फाउंडेशन उसका नाम था। सो जो मेरी लाइक स्टार्टिंग की एजुकेशन थी, कह लें कि नर्सरी से लेके आई रिमेंबर 5th क्लास तक, वो एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल से थी। एंड हमारे सिटी में ये स्कूल था फौजी फाउंडेशन। और मेरी अम्मी को की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा जो ना वो आर्मी के स्कूल में पढ़े, और लिटरली लाइक आई हैड टू प्रिपेयर फॉर
दिस एंट्री टेस्ट ऑफ दैट स्कूल फौजी फाउंडेशन के लिए। जी, एक साल के करीब मैं पढ़ता रहा, क्योंकि वो उर्दू मीडियम था जी, और फौजी फाउंडेशन वाज इंग्लिश मीडियम, और उस टाइम पे हमारे लिए इंग्लिश वाज अ चैलेंज। तो उसके लिए मैंने 1 साल तैयारी की, एंट्री टेस्ट की, जी, एंड देन आई क्वालिफाइड, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस होता है सारा, उनकी फिक्स सीट्स होती हैं। जी, बिल्कुल। तो फिर मैं 5th स्टैंडर्ड में फ़ौजी फाउंडेशन में गया, एंड दैट वाज उस टाइम पे भी मेरी फैमिली के लिए दैट वाज अ वेरी अचीवमेंट, एंड यू कैन से गुड न्यूज़ कि भाई हमारा बच्चा आर्मी के स्कूल में पढ़ रहा जी, है। बिल्कुल होता है। तो उसके बाद फिर अगेन जब एनडीओ में गया, एंड दैट वाज आल्सो अ बिग थिंग फॉर मी। जी, तो कोई जॉब वगैरह की आपने पाकिस्तान में, या फिर ऐसे ही पाकिस्तान सीधा में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? पाकिस्तान में जॉब के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो हमारे बहुत हाई बना दिए गए हैं। ओके, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है अच्छी जॉब और जॉब। अच्छा। तो जॉब को कोई जॉब नहीं समझता, अच्छी जॉब को जॉब समझा जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, बताएंगे थोड़ा सा? डिफरेंस यही है कि लाइक जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं या जी। कुर्सी वाली, उसको ही जॉब समझा जाता है। ओके, एटलीस्ट अगर एक बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उसके बाद उसके लिए लेट्स से जैसे यहाँ पे तो सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शाम को मैं मैकडोनल्ड्स पे जो है ना वो जॉब कर रहा होता हूँ। तो पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी, जी, हमारे वहाँ थोड़ा सा हाँ, तो hospital का स्टैंडर्ड्स मैं- को जो ना वो काफ़ी रखा जाता है। इसमें मैं कहूँगा कि अगर हमारे अंदर भी एक होता है, स्टूडेंट्स में भी, या जो यंग जनरेशन है वो भी कहते हैं कि अब मैं ये काम करूँगा, अब मैं ऐसे क्यों करूँगा, यहाँ आके हर एक कर रहा होता है। जी, जी, दूसरा जो ज़्यादा जिस चीज़ पे रिलाई करता हूँ ना मैं, मेरे ख्याल से वो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी, जी। कि मैं अगर करना चाहूँगा भी ना, लोग मुझे करने नहीं देंगे। वही, हम छोटी जॉब्स को छोटा ही समझते हैं, छोटा बैक होम समझते दिक्कत हैं, हमारी ये है। बिल्कुल छोटी और और बड़ी बाहर जॉब का। वही बाहर आके हर बंदा वही कर रहा होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, देखने ये वाला दिक्कत है। नहीं है, और यहाँ पे अप्रिसिएशन है, हर जी, एक काम की अप्रिसिएशन है। पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे भी ऐसी बात मिलते हैं, और वैसे भी बिहेवियर वो नहीं है जो बैक इन पाकिस्तान में होता है। जी, जी, वहाँ पे अब शेफ़ जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैंने एज अ शेफ़ काम किया, लोग खाना खाने के बाद किचन से गुजरते हुए मुझे अप्रिशिएट करके जाते थे। दैट वाज अ बिग फीलिंग फॉर मी। जी, मुझे रिस्पेक्ट फील होती थी। बिल्कुल। इवन क्लीनर है तो हर बंदा मुझे सॉरी थैंक यू करके जा रहा है। जी, तो दैट इज़ अ थिंग कि मुझे फ़ील नहीं होता था कि यार ये छोटी जॉब है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता अप्रिशिएट है। किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ कि आप जी, किस लेवल पे काम जी, कर रहे हैं। वो समझते हैं कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आपके बिना ये चीज़ नहीं चलेगी। यस, हमारे पीछे क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई में, वो भी सप्लाई बहुत एक ज़्यादा है, मैटर है। डिमांड कम हाँ, है। तो एक और बंदे थोड़ा सा को एक वो जो सिस्टम, निकालते हैं, 100 बंदे आ जाते हैं एक वहाँ। जो सिस्टम सोसाइटी में चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है, लोग हाँ, ऐसा ही समझते हैं पीछे। एग्जैक्टली। तो ये भी तो फ़र्क ये है था थोड़ा। कि डिग्री के बाद मैंने इंटर्नशिप्स की, वही फील्ड से रेलेवेंट कुछ मीडिया हाउसेस के साथ मैं रहा, जी, और लाइक आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, वही जो आईआर की मेरी जी, फील्ड जी, चल जी, रही थी उसी से रेलेवेंट। ऑलराइट। तो वही मैं करता रहा। उसके बाद जब मैंने आइल्ट्स किया तो मेरे स्कोर अच्छे आ गए, और जी, मैंने फिर जब वही यही होता है, रैट रेस का हिस्सा होते हाँ हैं, जी, हाँ जब जी, एक बंदे के स्कोर आते हैं तो एवरीवन इज़ लाइक यार हमें भी कुछ बता दो, हमें भी कुछ जी, बता जी, दो। जी, तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट अर्न फ्रॉम दिस थिंग एज वेल। जी, सो आई यूज्ड टू टीच आइल्ट्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स नाइस, ऑनलाइन। ऑलराइट। तो मैंने वो भी काम किया है यहाँ जी, आने जी, से जी, पहले। बढ़िया। तो फिर वहाँ पे तो जॉब का स्कोप आपको दिखा नहीं, तो आपने सोचा हाँ, चलो ऑस्ट्रेलिया ही चलते हैं। ये कैसे बना आपका सारा प्लान? अगेन सारी जो स्टोरी है वो एक वर्ड पे रिलाई कर रही है, रैट रेस। ओके, क्योंकि पंजाब में ये है कि हमारे मतलब पंजाब के भी स्पेसिफिक अगर मैं एरियाज़ की बात करूँ, गुजरात, जी, मंडी बहावलदीन, और गुजरांवाला में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन गुजरात इज़ द मेन जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ का गढ़ है। जी, 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 जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ वो गढ़ है कि मैट्रिक मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद क्या करना है, बाहर जाना है। बच्चे का पासपोर्ट बनवा देना है, पैदा होते पासपोर्ट ही ये इस बिल्कुल कंट्री में 18 जाएगा। साल का हमारे होने इधर के भी ऐसा बाद होता है। शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, आधार जी, कार्ड जिसे आप बोलते हैं, उसके बाद पासपोर्ट इज़ अ मस्ट थिंग। ओके, और उसके बाद मतलब जो जैसे कहते हैं ना, लड़कियों के लिए इन्वेस्टमेंट है कि उसके दहेज की तैयारी करें, जी, लड़के की इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर भेजने की तैयारी करें। जी, अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश वगैरह बोल रहा है, तो उसको किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भेजेंगे। जी, अगर कोई पढ़ाई में ही भाग गया तो उसको गल्फ़ में कहीं पे भेजेंगे। जी, 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 दिस इज़ अ थिंग। अब मेरा भी पास ये ऑप्शन, मतलब मेरा ये स्टोरी ये थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक कि यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब आ रही है, मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ। घर में मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, नेशनल असेंबली में जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, एंड दे वर लाइक कोई बेनिफिट है इसका, कब ओके, तक करोगे? एंड हमारे हमसाए हैं उनका, मेरी गली में ये 2 लड़के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी, एंड उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लाइक आज से 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक कि सब के नज़रें ऑस्ट्रेलिया पे थी, हाँ जी, उस टाइम तो पे ट्रेंड काफ़ी था।
एंड उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ो ये सब, आइल्स करो जी एंड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग समवेयर, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। जी। दिक्कत ये है कि वहाँ पे जॉब करके भी आप वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर Exactly. सकते जो यहाँ पे दैट नॉन इज़ वाइट कॉलर दैट जॉब इज़ आप द करके थिंग। कर हाँ, सकते हैं। सो यही भी- वजह है। और हमने अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बना लिए हुए हैं कि हम आम नौकरी करके अगर कोई कहता है कि मैं 1 लाख से गुजारा कर लूँगा जी। तो वो नहीं गुजारा कर सकता। बिल्कुल। अकेला बंदा कर लेगा, फैमिली को नहीं वो पाल सकता। तो इसलिए मतलब कि हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स इतने हाई बन गए हुए हैं कि हम कहते हैं कि पैसा होगा तो ही, मतलब एटलीस्ट 5 लाख होगा मंथली, जी अब जितनी हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है जी तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसके लिए पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं। इवन बिजनेसमैन, बहुत इस्टेब्लिश बिजनेस है, वो भी मंथली 5 लाख पाकिस्तान से निकालना इज़ अ बिग थिंग। तो यहाँ पे आके सिंपली वो ऊबर ईट्स पे वीकली 24 आवर्स करे तो वो इजीली, इधर भी अच्छा लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान में घर वाले भी अच्छा गुजारेंगे। सब सारा मिलके सब कर इसलिए लेते हैं। जी। जो है ना, वो चाहे अगर कोई ग्रेजुएशन कर लेते तो उसको घर वाले ही पुश करते हैं कि बेटा प्लीज़ बाहर जाओ। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी लाइक जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर में ही था तब से मैंने आइल्स किया और फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जी ठीक है। तो जो वीज़ा लगवाने का प्रोसेस आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसे इंडिया में गली गली में एजेंट्स है, ये पता नहीं सही उससे कौन है गलत कौन है, मैं तो ऐसे कहूँगा काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा था? उससे काफ़ी ज़्यादा ही होगा पाकिस्तान में। अच्छा। क्योंकि अगेन वही बात है कि जो मेरा एरिया है, अगर डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो जी। अगर यहाँ पे हर बंदे की कोशिश होती है बाहर जाना, जी तो उसी तरह हर गली में एजेंट्स भी हैं। एजेंट्स भी होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि एजेंट वो एजेंट ही नहीं है जो ऑनेस्ट हो। तो एजेंट सही जो है है। ना, वो उससे आप ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते। ओके। चाहे वो सिर्फ एजुकेशनल मतलब कंसल्टेंसी एजेंट नहीं, जी। वीज़ा एजेंट नहीं, वो रियल एस्टेट एजेंट जिस कह चीज़ में लें, या एजेंट लग गया जब एजेंट का वर्ड आ गया तो ऑनेस्टी जी। का वर्ड माइनस हो जाएगा वहाँ से। ओके। तो स्टोरीज होती हैं जी। और काफ़ी सारी स्टोरीज इसमें देखने को हमें मिली हैं। तो आपका प्रोसेस सही था, आराम से आगे थे क्या? कितना मेरा आपका एक्सपेंस आया था आने में? एक्सपेंस तकरीबन आई रिमेंबर कि 30 लाख पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, पाकिस्तानी रुपीज़, जी। इतने लगे थे इतने मुझे लगे। यहाँ पहुँचने तक, इंक्लूडिंग माई पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग जो मैं साथ लाया था, सारी चीज़ें। अब उसमें अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो वो स्मूथ था भी और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स आई भी। जी। लेकिन अगर स्मूथ था तो वो किस वजह से था कि मैंने खुद जो है ना, मैंने एजेंट पे सारा रिलाई नहीं किया। जी। मैंने एजेंट को जो है ना वो समझें कि पकड़ के रखा, उसकी जो लगाम होती है ना, वो मैंने अपने हाथ आपने में कंट्रोल रखी, अपने हाथ में रखा। कंट्रोल में रखा मैंने उसको। और जहाँ पे 1-2 दफ़ा एजेंट ने अड़ी की है, जी। मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दिया कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एजेंट ने मुझे बोला कि आपके जो GTE डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी। वो मैंने अपलोड कर दिए हैं पोर्टल पे। ओके। एंड आई वाज लाइक कि यार कोई ईमेल नहीं आई उसकी, हालांकि उसकी ईमेल आती नहीं है, जी। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क था। मैंने उससे पूछा यार कि मुझे उसकी ईमेल नहीं आई, क्योंकि पहले जब एप्लीकेशन सबमिट हुई थी तो मुझे ईमेल आई थी। जी। और मतलब कि इवन के फर्स्ट डे पे भी मैंने उसे बोला था कि कॉन्टैक्ट जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वो प्राइमरी ईमेल मेरी होगी, सेकेंडरी ईमेल तुम अपनी रखोगे, ताकि मुझे रियल टाइम इन्फो मिलती रहे कि यूनिवर्सिटी में मेरा क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टूडेंट नंबर है, क्या सब क्या कुछ है। चल रहा है मौके? तो GTE डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मेरे माइंड में कन्फ्यूजन थी। जी। मैंने 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली ईमेल कर दी कि माय एजेंट इज़ सेइंग कि दिस हैव यू रिसीव्ड माय डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके 3-4 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि वी हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। तो मैंने यूनिवर्सिटी को दोबारा, मैंने एजेंट को भी पूछा, जी। एंड एजेंट वाज लाइक अलार्म्ड कि यार तुम यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली जा रहे हो, मुझे बीच में से निकालो। मैंने कहा यार बजाय तुम मेरे ऊपर आओ, पहले अपने मुझे हिसाब दो। जी। तुम मुझे बोल रहे हो कि एप्लीकेशन सबमिटेड है, GTE डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड दे वर लाइक वो अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। जी। सो मैंने फिर उसको मतलब क्लैरिफाई किया कि देखो मुझे जल्दी नहीं है जाने की, जी। ऑल आई वांट इज़ ट्रांसपेरेंसी। तो उसके बाद वो काफ़ी मतलब वो सीरियस हुआ, उसको मतलब पता चल जाता है एजेंट्स को कि ये हमारा शिकार है, जी। ये मुश्किल शिकार है, ये आसान शिकार है। जी। शिकार उन्होंने हर एक का करना है, हाँ, वो तो है। आपने मुश्किल शिकार कैसे बनना है ये आपको देखना पड़ेगा। वही। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ डील होती है, ऑस्ट्रेलिया जाना है जी, 25 लाख में डील होगी, ओके। पहुंचा देंगे। किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं, वो मैटर क्या नहीं करता। करना है, वो मैटर नहीं करता। आज हमें इनिशियल इतनी अमाउंट दे जाएं, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दे जाएं, अब 6 महीने बाद आप चक्कर ही लगाते रहते हैं। और अगेन एजेंट के साथ ये भी होता है कि
जब तक आपने एजेंट को पैसे नहीं दिए वो आपको कॉल करेगा, हाँ भाई जी। साहब ये हो रही है। जिस दिन आपने पैसे दे दिए फिर आप कॉल करोगे। फिर आप उसको कॉल वो करेंगे। आगे आगे रहेगा। ये हर एक एजेंट में होता है। हमारे यहाँ भी ये ठेके वाला सिस्टम चल रहा है, आपसे 25 लाख डन 30 बेस। लाख ये डन बेस मांगते हैं। डन बेस तो क्या ही है, आपको पता ही है सारे हाँ, प्रोसेस फ्रॉड का। है सारा। जिस बंदे को प्रोसेस का पता है उसको सारा नॉलेज है A to बिल्कुल। Z, कुछ ऐसा खास है नहीं। हर एक चीज़ इंटरनेट पे है। मैं भी मतलब यही रिकमेंड भी ये करूँगा जो मैंने किया भी, कि आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें, आपको इतनी नो हो होनी चाहिए। और अगर आपको नो हो नहीं है तो डेफिनेटली 101% मैं कहता हूँ कि इवन मैं कहता हूँ कि यू डिज़र्व डैट, कि आप जो है ना वो उसके ट्रैप में आएंगे। जी लेकिन उस सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले खुद एक दफ़ा सर्च कर लें, ताकि जो ही आपको पता चले कि थोड़ा सा वो आपको वो कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, जी आपको फ़ौरन से पता चल जाए। और कभी भी एक एजेंट पे रिलाई ना करें, मल्टीपल एजेंट्स, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके बिल्कुल। फिर आप अपना और देखें कि अभी आपके तो फिर क्या। सारा कुछ ऑनलाइन है, हाँ, A to Z exactly, ट्रांसपेरेंसी है। आप जाएं गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी हैं, exactly। अब जैसे मैंने कुछ भी आपको देख अपनी एग्जांपल दिया कि अब वो जीटी डॉक्यूमेंट्स की मुझे कन्फ्यूजन थी, जी। मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दी डायरेक्ट, बजाय इसके मैं महीना वेट करता रहता, महीने बाद मुझे पता चलता है कि एजेंट जो है वो मेरा प्रोसेस फ्लो कर रहा है। जी और फिर एजेंट को भी रियलाइज़ होगा कि ये बंदा जो है पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह है कि आपने खुद एक्टिव रहना है, आपने खुद जो है ना वो बचाना है अपने आप को। हाँ, वही अभी एजेंट को भी नहीं होता भाई, स्टूडेंट मेल कर लेगा, उसके लिए भी शौक ही था। बिल्कुल। आपने मेल करके पता कर हाँ, लिया मेरा प्रोसेस चल क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो ये है कि खुद आपने करना है। आप कहीं भी अगेन वही बात है कि ये नहीं कह सकते कि यार एजेंट जो है वो बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर एक एजेंट की सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, तारीफ़ करने वाले भी होंगे, और वो भी होंगे फेलियर्स भी होंगे, फेलियर्स जो भी लोग उसको बुरी बातें कर रहे होंगे। तो जी जी आपने जी। उन दोनों में से अपना आप देखना है कि आप किस किस में जा रहे हैं, आपने बनना क्या है, शिकार बनना क्या बनना है है। या शिकार करना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है कि बड़ा ध्यान जी से रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अब वहाँ से आपका वीज़ा लग गया, वीज़ा आ गया, तो वो टाइम कैसा था आपका जब आपका वीज़ा आया, है ना? बहुत सी चीज़ें छोड़ के आनी पड़ती हैं हमें भी, एग्जैक्टली। जैसे लड़की जाती है ना दूसरे घर, ऐसे होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि लड़की की शादी की तैयारी होती है, वही लड़के की वही बाहर आने की तैयारी होती है। तो मेरे लिए भी मतलब वीज़ा आना एक तरफ खुशी की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगेन फैमिली को आप छोड़ रहे होते हैं, दोस्तों को। जी मेरे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, मतलब सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट था वो था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 4 साल में जिन दोस्तों के साथ रहा हूँ, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। जी वी यूज़ टू विज़िट अ लॉट एंड आई रियली मिस देम। तो उनसे जब मैं मतलब ये मेरे माइंड में ख्याल आ रहा था कि यार एटलीस्ट मैं मतलब अब 1 साल बाद इनसे दोबारा मिल रहा हूँ। जी हालांकि यूनिवर्सिटी से जब आप निकल जाते हैं तो मार्केट में जाके कोई भी वो नहीं रहते, गैदरिंग नहीं हो बिल्कुल सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शहर में जब रहते हैं तो सामना जी होता है। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि जब मैं मतलब देखा कि मैं अब मतलब बिल्कुल ही 7 समंदर पार जा रहा हूँ, जी तो मेरे लिए वो एक पॉइंट था। फिर दूसरा हाँ, फैमिली से भी दूर होना, जी मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, मतलब बिल्कुल। मेरे नहीं, मेरे भाइयों बहन भाइयों हाँ के, जी हाँ हमारे जी। घर में मतलब हाँ, बच्चे हैं, बच्चे अपने ही हैं। तो उनसे फिर मतलब दूर होना, वो मुझे बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल और बूढ़े माँ बाप हैं, मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली एक एक कुर्बानी तो है, सेक्रीफाइस है। डेफिनेटली। और असल सेक्रीफाइस स्टार्ट होती है जब आप यहाँ पे आते हैं, हाँ जी क्योंकि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, कोई फैमिली नहीं है, जी कोई जी। कुछ नहीं है। तो और आपका जो आफ्टर लैंडिंग का एक्सपीरियंस हाँ। कैसा था? कई बार क्या होता है, किसी के साथ मतलब अच्छे यादें होती है, किसी की बुरी यादें होती हैं ना? आपका कैसा रहा आने के बाद का मेरी एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह यादें यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट फ्रेंडशिप्स। ऑलराइट। तो मुझे मेरी फिफ्थ क्लास से मेरे साथ स्कूल में एक दोस्त पढ़ता था। जी वो पहले मुझसे पहले यहाँ सिडनी में रह रहा था। ओके। वो मतलब बीएस करने यहाँ पे आया था। सॉरी। तो मैंने उससे ही मैं कांटेक्ट में था। जब मेरा वीज़ा आया तो मैंने उससे पूछा कि यार आई एम अराइविंग एंड दिस डेट एंड दिस। फिर उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, ओके और टेम्प्रेरी अकोमोडेशन एक और मेरा दोस्त था, उसने मुझे 1 वीक के लिए अपने घर में अपने साथ रखा, और उसी वीक के दौरान मैंने फिर अकोमोडेशन ढूंढी। हम ओके दोनों ने मिल के ढूंढी। जिस दोस्त ने मुझे पिक किया, मोहम्मद सुलेमान उसका नाम है, ओके मैं उसके साथ रहा। और इंटरेस्टिंगली फिर मैंने जब जॉब्स हंटिंग स्टार्ट की तो जी पहली जॉब मेरी मैकडोनल्ड्स की थी, तो ओके। सुलेमान उसी ब्रांच का मैनेजर था। वाह। और मैं फिर अपने दोस्त के साथ ही उसके अंडर काम मैंने स्टार्ट किया पहला। ओके तो काफ़ी हद तक मुझे जो स्टोरीज़ सुनने को मिलती हैं उस तरह का कोई कह लें कि वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ। जी आई वाज लाइक
कह लें कि मेरे साथ दुआओं ने जो है ना वो काफ़ी, मेरा दुआओं पे बहुत बिलीव है, तो मुझे लगी हैं दुआएं यहाँ के। बहुत स्मूथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। जॉब भी मुझे इजीली लाइक 1 मंथ में, पहले मंथ में मिल गई। उस टाइम पे ऊबर बंद थी। ऊबर का आपको अगर याद हो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में उन्होंने कहा था कि वी हैव एनफ राइडर्स एट द मोमेंट, नए साइन अप्स हम नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे ऊबर नहीं था, तो जॉब पे ही मैंने फोकस किया। जी। तो जॉब भी मुझे 1 मंथ में मिल गई, अकोमोडेशन भी पहले वीक में ही हो गई। सो जो मैं पैसे घर से लाया था डॉलर्स, वो मेरे अभी मतलब ख़त्म नहीं हुए थे कि मेरी सैलरी आना स्टार्ट हो गई थी। सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। जी, तो फ्रेंड आपका मैनेजर थे मैकडी में, उसका फ़ायदा मिला? उसका फ़ायदा जॉब रेफरेंस से मिल गया ऐसे? रेफरेंस तो नहीं चला, उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली जो है वो रेफरेंस दिलवाया। लाइक जो उनका स्टोर मैनेजर था उसके साथ उन्होंने कहा कि हमें बंदा इस टाइम पे अर्जेंटली चाहिए, हमारा किचन जो है वो रुक जाएगा। ओके। तो स्टोर मैनेजर के साथ उन्होंने वो मेंटल ब्रेन ड्रेन किया उसका कि हमें बंदा हर सूरत चाहिए। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, शेड्यूल हुआ था, क्योंकि मैंने अप्लाई खुद ही किया सारा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे वो बात तो है नहीं है कि बात हो गई है डायरेक्ट लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा बुला लो कल से आ जाए काम पे, वो सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं है। उन्होंने स्टोर मैनेजर को बोला कि यार हमें बंदा हर सूरत चाहिए, कोई अर्जेंटली हायर करो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ एट द मोमेंट। तो फिर अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था, तो उसके भी माइंड में था कि मुझे ज़रूरत है, स्टाफ कम चल रहा है। तो उसने फिर इंटरव्यू में वो मतलब मुझे उतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं किए, तो उसने हायर कर लिया। सही। और फ्री मील का मुझे बेनिफिट मिलता है, अभी तक मिल रहा है। अच्छा, फ्री मील आप लोगों को मिलती है? फ्री मील वैसे तो यह है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ शिफ्ट के दौरान फ्री मील होती है। अगर शिफ्ट नहीं है तो डिस्काउंट होता है 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन ब्रांचेस। हर ब्रांच की अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन मैनेजर दोस्त है तो फिर 24/7 फ्री है जब मर्जी चले जाओ मुँह उठा के। जी, तो फिर वही क्या, तो ये फ़ायदे हैं मुझे। हाँ जी। तो स्टडी क्या कर रहे हैं आप अभी राइट नाउ? स्टडी में मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। ओके। तो मैं पाकिस्तान से यही कोर्स लेके आया था, खुद ही मैंने चूज़ किया था जी। और एजेंट को मैंने कहा था कि मेरा इस कोर्स में ही एडमिशन करवाओ जी। और इधर आके भी मैंने चेंज नहीं किया, मैं अभी तक यही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो कोर्स आपका जो प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड है बिग क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन यही है कि लाइक अगेन वहाँ पे मैंने रियलाइज़, वहाँ पे जब मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया आने का, तो मैंने देखा कि अगर मैं इसी फील्ड को कंटिन्यू करता हूँ तो क्या स्कोप होगा। और जब मैंने सर्च किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे इस बात का किसी को नहीं पता, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होती है, बिल्कुल ट्रेंड है ही नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल कह लें टर्म्स हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय यूके वहाँ पे होती है, इनकी अपनी वो नहीं है। सो ये यहाँ पे अगर मैं स्टडी करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस या स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, तो मुझे इवन एक सिंगल जॉब ओपनिंग भी नहीं नज़र आई। होता है ना कि चलो 10% जॉब्स हैं, कहीं ना कहीं मैं compete कर लूँगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं शायद उसी फील्ड को कंटिन्यू करता हूँ। तो उस फील्ड की जॉब ही क्रिएट नहीं हुई यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में वो फील्ड ही नहीं है। फील्ड ही नहीं है। यूके में बहुत है, यूरोप में बहुत है। ये अगेन उनकी अपनी पॉलिटिकल विल है, उनको इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको जो यूके ने कहना है, यूके की असेंबली ने बिल्कुल वैसे उन्होंने कर लेना चुप करके। सो इनका अपना वो है ही नहीं है सिस्टम, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। इसलिए मैंने फिर चेंज करने का सोचा। अब सीन ये था कि साइंस या इंजीनियरिंग से आप बिज़नेस में जा सकते हैं, लेकिन आई मीन सोशल साइंसेस में जा सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस से वापस बिज़नेस में साइंस में नहीं आ सकते आप। जी। तो अब कहाँ पे मैं जा सकता था, मेरे पास ओनली ऑप्शन वाज बिज़नेस के फील्ड में जाते हैं। ओके। तो फिर मैंने जब सर्च किया अगेन, क्योंकि मेरा ये विजन है कि हमेशा ये सोचो कि डिग्री तो कर लूँगा, डिग्री के बाद अगले 5 साल में ये डिग्री मुझे क्या देगी जी। तो मेरा जो फील्ड को चूज़ करने का मेथड था वो यही था कि मैंने इंडीड, सीक, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो देखी कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में HR मैनेजर की कितनी पोजीशंस आ रही हैं, पर्थ में कितनी आ रही हैं, सही, या मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है ना, एक ही माँ के बच्चे हैं ना। मार्केटिंग हो गई, HR मैनेजर, PR मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे। सो अगर मैंने HR किया तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब भी कर सकता हूँ। सो मैंने ये सारी जॉब्स हंटिंग की कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आने वाले वक्त में क्या ट्रेंड है, प्रीवियस क्या ट्रेंड था। फिर मैंने सब कुछ देखने के बाद ये रियलाइज़ किया कि यार ये जो है ना, मार्केटिंग हो गया या
और HR का हो गया, हर एक बिज़नेस में इनकी रिक्वायरमेंट है। जी या अगर कुछ भी नहीं है तो GM तो हर बिज़नेस में होता है। बिल्कुल। तो देन आई रियलाइज्ड कि यार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यानी यू कैन से सोशल वर्किंग की डिग्री, क्योंकि सोशल वर्कर की डिग्री बड़ी टॉप पे चल रही है इस टाइम पे, हर एजेंट बेच रहा है, PR की लिस्ट में है वो। हाँ। तो मैंने कहा कि जो है ना इस फील्ड को चूज़ करता हूँ कि जिसकी मुझे एटलीस्ट जॉब मिल जाए। PR बात की बात है, जॉब पहले सिक्योर करनी है। तो फिर मैंने HR मैनेजमेंट जो है ना वो चूज़ किया। जी ठीक है। तो कितनी स्टडी होगी आपकी कंप्लीट? मेरी एक्चुअली डबल डिग्री है, डबल मास्टर्स है। डबल मास्टर्स। डुअल मास्टर होता है यहाँ पे, जी, मतलब जी, एक जी। साल का एक, फिर दूसरे साल का 2। जी तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो दूसरा मास्टर्स होगा उसमें मेरे कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं पहले 2 सेमेस्टर्स के, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो मुझे इंस्टेड ऑफ के 2 साल में मास्टर 1 मिले, 2 साल में 2 मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो मेरा पहला मास्टर्स इज़ अबाउट टू फिनिश, अभी लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, और उसके बाद मेरा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड्स के आधी हो गई, 1 साल हो गया, 1 साल रहता है अभी। जी। तो चीमा साहब, यूनिवर्सिटी का जो माहौल है यहाँ का और जो आपने बैक होम पे यूनिवर्सिटी करी है, क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आए इस चीज़ में? यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से या मतलब इंस्टीट्यूशन से टोटली डिफरेंट हैं। जी वहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स आप पे फोकस कर रहे होते हैं, आपको जी। पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे होते हैं। हाँ जी। यहाँ पे टीचर्स डोंट केयर, लाइक Okay. लेक्चरर्स, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, जी दे डोंट बॉदर। एक बात, दूसरी बात ये कि वहाँ पे तो डेली यूनिवर्सिटी जाना होता है पाकिस्तान में। Okay. यहाँ पे मैं पहले जो 2 सेमेस्टर से उसमें वंस इन अ फोर्टनाइट यूनिवर्सिटी जाता था, अभी मैं वंस इन अ वीक यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। जी जी। तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे। ओके। स्टडी का वो बर्डन नहीं है कि डेली की आपको असाइनमेंट मिल रही है, डेली क्या क्विज आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। स्टडी को बहुत लाइट रखा हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे। जी। और एक और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपकी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सोशलाइजेशन होती है, फ्रेंड्स बनते हैं, जी जी। हर कोई वेला होता है वहाँ पे। आप यूनिवर्सिटी के लेक्चर के बाद बैठे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं कैफ़ेज़ में, चाय पीते रहते हैं, कॉफ़ी हाँ पीते हैं। बिल्कुल, और वो मेमोरीज होती हैं। जी लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन इज़ लाइक बिजी प्रोफेशनल होंगे यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता है कि जो ही लेक्चर एंड हुआ, किसी को कोई नो वन बॉदर्स के साथ कौन जा रहा है। तो कोई फ्रेंडशिप्स नहीं है यहाँ पे, और बड़ी मैं कहूँगा सूखी सूखी रूखी रूखी यूनिवर्सिटी लाइफ है यहाँ पे। वो मतलब जो हम यूनिवर्सिटी लाइफ देख के आते हैं ऐसा कुछ नहीं हाँ, मिलता हमें ऐसा यहाँ कुछ पे नहीं आके। है यहाँ पे, ऐसा आई वॉन्ट से। तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में आपके जो क्लासमेट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हैं, इंडिया से भी होंगे? मोस्टली इंडियंस और चाइनीज़ हैं, जी कुछ नेपालीज एंड पाकिस्तानीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पे लाइक एजेंट्स ने वो ट्रेंड जो चलाया हुआ ना कि कोर्स चेंज करने का, वो बहुत मैंने देखा है कि पहले सेमेस्टर में मोस्टली इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज थे, चाइनीज़ थे। सेकंड सेमेस्टर में आधे बच्चे छोड़ गए, थर्ड में सारे ही छोड़ सारे गए। छोड़ गए। अभी मैं हूँ और मेरे साथ लाइक कह लें 1 या 2 इंडियन होंगे, बाकी चाइनीज़ हैं और अभी ऑजी भी हैं। तो देसी बहुत कम हो गए हैं। लेकिन पहले सेमेस्टर में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप किसी इंडिया की यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, बहुत देसी होंगे यहाँ पे। वीज़ा धारक आते हैं हाँ वहाँ से, बिल्कुल, वीज़ा लगा के और फिर निकल जाते हाँ हैं सेकंड सेमेस्टर दूसरे में चेंज कोर्सेज कर में। लेते हैं। जी। तो कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में इस टाइम पे? अराउंड 20 होंगे। डिफरेंट कोर्सेज होते हैं क्योंकि मतलब एक अगर सब्जेक्ट है तो वो मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स वाला भी वही पढ़ रहा होगा, मैं HR वाला भी पढ़ रहा हूँ, मार्केटिंग वाला, क्योंकि अगेन इंटरलेटेड। तो हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होते हैं। सो यू कैन से कि ऑन एवरेज जो है ना 20 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं एक लेक्चर में। ज़्यादा कनेक्शन क्लासमेट्स के साथ नहीं होता ना, क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लासेस हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो जैसे वंस इन अ वीक यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसमें भी हर बंदा मतलब मोस्टली जो है ना, मैं क्लास कभी मिस हो गई, कभी मेरी क्लास मिस हो गया, कभी क्लासमेट की क्लास मिस हो गई। कनेक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिन लोगों के साथ एट दी एंड ग्रुप प्रोजेक्ट होता है ना एक सब्जेक्ट का, 4-5 लोग, उन्हीं के नाम हमें याद होते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे यही ऐसी यूनिवर्सिटी लाइफ है। बिल्कुल। जब हम स्कूल में होते हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना, हाँ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे लड़कियाँ फ्रेंड बनेगी, कोई गर्लफ्रेंड बनेगी ना, जब पीछे बैक होम होते हैं हम हाँ ये लगता है हम विदेश में पढ़ने जा रहे हैं भैया, माहौल एकदम मस्त रहेगा, है ना, मज़ा आएगा, फ्रेंड्स बनेंगे, गोरियाँ होंगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कुछ मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि हम ये कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं और पार्ट टाइम वर्क करेंगे जी। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हम पार्ट टाइम स्टडी करते हैं, फुल टाइम वर्क करते हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है जी। इवन के अब वो स्कीम पुरानी हो गई है। ऑस्ट्रेलियन लड़कियां जो हैं या गोरियां जो, उनको पता चल गया कि देसी जो है ना वो किस चक्कर में फ्रेंडशिप कर रहे हैं। उनको पता होता है ये पासपोर्ट के पीछे आ रहे हैं, वो फिर
मुंह नहीं लगाती हैं या अवॉइड करती हैं, आई वोंट यूज़ दैट वर्ड। जी। तो अब मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, हाँ जी। और वैसे भी मतलब कि ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना बहुत डिफरेंट है, हर बंदा प्रोफेशनल है यहाँ पे, बिल्कुल। और वो अपने वक्त की, अपने टाइम की बहुत कदर करते हैं। जी सो दे डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम इन सच एक्टिविटीज़। जी जी, वो माहौल नहीं मिलता। माहौल नहीं डेफिनेटली है, वही बात है, वहाँ मूवीज़ तो में डिफरेंट है। हाँ, वही वेले होते हैं सब पीछे एग्जैक्टली अपने वहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो कॉलेज में कॉलेज वही में। और बैठे रहते वैसे हैं, भी टाइम मतलब पास जो करते हैं। जो मूवीज़ में आपको ऑस्ट्रेलिया या हाँ यूरोप जी, नज़र आता है ना, वो रियलिटी में नहीं है। बिल्कुल। इवन के सिटी की नाइट लाइफ हो गई या कुछ कुछ जी किसी भी टॉपिक को आप ले लें, मूवीज़ आर टोटली डिफरेंट। जी जी जी। उसके पीछे पागल होकर मत आए रियलिटी कुछ और है। जी बिल्कुल। तो जो अभी राइट नाउ जॉब कौन सी कर रहे हैं? मैं एक मोटेल है यहाँ पे, सिटी मोटेल पैरामेटा में, ओके। उसको एज आ मैनेजर जो है वो डील कर रहा हूँ। जी। और यू कैन से कि मैं मोटेल मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे पिछले 6 मंथ से। ओके, नाइस। अभी इतना जल्दी आप मैनेजर की पोस्ट तक कैसे पहुँचे? क्योंकि टाइम लग जाता है ना। एग्जैक्टली बीइंग ए देसी गाय, बीइंग ए लाइक यू नो इमिग्रेंट, हाँ, सिंपल सी कहानी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं आप राइट नाउ, तो भी मैनेजर कैसे बन गए आप? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अच्छे से। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसमें मैं कहता हूँ कि मेरी हार्डवर्क से ज़्यादा लक काम आई, लेकिन हार्डवर्क इज़ ऑलवेज देयर, हम वी कैन नॉट डिनाई दैट। जी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मुझे मेरे माइंड में था कि आई हैव टू डू ऑड जॉब्स, क्लीनिंग, कुकिंग, किचन हैंड, यू नेम इट यू हैव इट। जी। तो मतलब कि हर एक जॉब मुझे करनी पड़ेगी, एंड आई वाज कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट, मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं। जी। सो एज आई सेड कि मेरी फर्स्ट जॉब मैकडोनल्ड्स पे एज अ किचन हैंड थी, उसके बाद मैं Okay. कस्टमर सर्विस में आया। तो तब से ही आई स्टार्टेड, लेकिन एक बैक एंड पे वही बात होती है, अच्छी जॉब, बुरी जी, जॉब, बुरी छोटी जॉब, बड़ी जॉब। हाँ जी। तो मेरे माइंड में था कि यार कोई बड़ी जॉब करनी है यहाँ पे। जी। सारी उम्र मुझे, या एटलीस्ट मुझे 4-5 साल ये इसी फील्ड में और जॉब्स में नहीं रहना है। जी। तो मैंने आई स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू इंडीड के कोई मुझे ऑफिस में जॉब मिल जाए या किसी भी सॉर्ट ऑफ एडमिन पोजीशन की जी। जॉब मिल जाए। सो स्टार्ट में फॉर लाइक यू कैन से 4-5 मंथ्स तक मैं अप्लाई करता जी। रहा, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सो हर एक जो कहते हैं ना कि फेलियर जो होता है वो एज अ लेसन होता है आपके पास। तो उसमें मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मेरी सीवी जो है उसमें मुझे वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की है, जी। मुझे ऑजी स्टैंडर्ड्स की सीवी चाहिए कि यहाँ के जो मैनेजर्स हैं या जहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। जी। डिफरेंट हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के फेसबुक पे हाँ जी। ग्रुप्स हैं दैट आर वेरी सपोर्टिंग गाइज, तो जी। वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली। तो एट द एंड फाइनली करते कराते आफ्टर 5 months ऑफ कॉन्टीन्यूस अप्लाइंग एंड गेटिंग ईमेल्स ऑफ रिजेक्शन, मुझे एक जगह से आई ईमेल कि हम आपको एज अ रिसेप्शनिस्ट हायर करना चाहते हैं, कम फॉर इंटरव्यू। और जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था मुझे नहीं था पता कि दिस इज़ अ मोटेल और वर्ट, क्योंकि ओके। 5 साल में 5 महीनों में जब मैं अप्लाई कर रहा था तो जो भी रिसेप्शनिस्ट की एडमिन की आती थी, रिगार्डलेस मैं नहीं देखता था कि ये ऑफिस है, कॉर्पोरेट है, होटल है, वट है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। सो वो जब मुझे एप्लीकेशन इंटरव्यू की कॉल आई, उन्होंने जब मुझे एड्रेस दिया तो फिर मैंने देखा दैट दिस इज़ अ मोटेल, एंड पाकिस्तान में होटल्स का कंसेप्ट है, मोटल्स का नहीं है। मोटेल्स का नहीं। मोटल वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो फिर मैंने रिसर्च की, क्योंकि मेरा अब ये प्रोसीजर है कि इंटरव्यू पे जाने से पहले मैं उस कंपनी का सारा बायोडाटा सर्च करके प्रिपरेशन जाएँ। अच्छे से करके हाँ, इवन के आप अगर किसी किचन हैंड या क्लीनिंग के लिए भी जा रहे हैं तो भी, इवन कि जब मैं रेस्टोरेंट्स में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता था तो मैं उसका सारा मेन्यू देख के जाता था, उसके मेन्यू को यूट्यूब पे मैं रेसिपीज़ देख के जाता था। तो ये है कि मैंने जब फिर मैंने सारा उस मोटल के बारे में किया कि ये कब हुआ, ये है, जी, इतने रूम्स हैं, क्या होता है सारा। तो फाइनली मैंने वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की मुझे पोजीशन मिल गई। जी। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आफ्टर 1 month, अभी मैं ट्रेनिंग जो ही मेरी कंप्लीट हुई वहाँ पे जो मैनेजर था जी। दैट वाज अ गाय फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, ओके। और मास्टर ऑफ अकाउंटिंग की हुई थी उसने, एंड ही वाज मतलब टीआर पे था वो, हाँ जी। और ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर पीआर इन ऑस्ट्रेलिया, और साथ साथ वो पीआर का प्रोसेस कनाडा का भी कर रहा था। जी। तो उसकी कनाडा से पीआर ग्रांट हो गई विद फैमिली। ओके। तो उसने वहाँ से उस जॉब से रिज़ाइन किया, जी। एंड ही सेड के नेक्स्ट मंथ मैं कनाडा मूव हो रहा हूँ। ओके। अब क्या था कि होटल वो बजाय उसके ऑनर जो था वो मैनेजर को हायर करता और नए सिरे से ट्रेन करता, उस पर उसकी Okay. ज़्यादा कॉस्ट आती। उसने मुझे कहा कि आई कैन फील द गट्स इन यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ मैनेजर पे और रिसेप्शनिस्ट नया ले आता हूँ। जी। सो आई सेड ओके।
फिर मैंने ही मतलब रेफरेंस से एक और पाकिस्तानी रिसेप्शनिस्ट हमने लाई और आई जॉइंड एज अ वर्किंग एज अ मैनेजर। फिर उसने ऑनर ने ही मेरी ट्रेनिंग की, उसमें काफ़ी चीज़ें जैसे कह लें ऑडिटिंग हो गई और स्पेशली नाइट ऑडिट प्रोसेस होते हैं हमारे, वो काफ़ी चीज़ें उसने मुझे फिर ट्रेन की। तो अभी कह लें कि रिसेंटली आई एम लाइक अ फुल मैनेजर नाउ। अभी तक मैं ट्रेनिंग मैनेजर ही था क्योंकि इट्स सच अ बिग हसल। पाकिस्तान में क्या होता है कि मैनेजर इज़ जस्ट कुर्सी पे बैठ के पेपर साइन करने होते हैं हमने। बिल्कुल मेरे माइंड में भी वही था और पाकिस्तानी वो मेंटालिटी थी कि प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, कुर्सी मिले। लेकिन जब मैं मैनेजर बना हूँ तो मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमोशन इज़ सच अ बिग थिंग। जी। और मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैंने सुना था कि यहाँ पे वेस्ट में लोग जो हैं वो प्रमोट होने के बाद वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैं कहता था कि यार ऐसा क्यों होता है। और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रियल थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा होता है बाकी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या ड्यूटीज़ होती हैं आपके एज ए मैनेजर? आप जो जिन ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या आपको हैंडल करना पड़ता है? स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक एवरी लिटल थिंग टू बिग थिंग, हर एक चीज़ जो है वो मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट डेस्क की आप बात करें, क्योंकि अगर तो ये एक हो ना बड़ा 5 स्टार होटल हो, उसमें क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है। हाउसकीपिंग मैनेजर अलग है, फ्रंट डेस्क मैनेजर अलग है, अकाउंट्स मैनेजर अलग है, रिकॉन्सिलिएशन अलग है। हर एक चीज़ का वो उसके बंदे के पास होता है। उसके ऊपर एक जनरल मैनेजर होता है जो सब मैनेजर उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मोटल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लाइक 40 रूम्स का मॉडल है ये। उसमें क्या होता है कि एक ही बंदे ने सारी चीज़ को मैनेज करना होता है, विच इज़ कह लें कि मुश्किल काम है, लेकिन गुड थिंग कि कल को 2 साल बाद मेरे लिए मैं किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर बनने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो ये है कि मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट डेस्क के जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो कैसे चल रहे हैं, वहाँ से लेके फिर हमारे KPIs होते हैं, मतलब के गोल्स होते हैं मंथली बेसिस पे और बाई एनुअल बेसिस पे कि हमारी ऑक्यूपेंसी वो है, रेटिंग है booking.com वगैरह, और OTAs होते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, उनके साथ रिलेशन हमारा कैसा चल रहा है। क्योंकि अभी आजकल सारा डिजिटल दौर है, कोई भी बंदा वॉक इन नहीं आता, booking.com पे ही वो ऑर्डर करेगा। और booking.com पे हमारा जो होटल है वो किस रेटिंग पे आ रहा है वो वाले उनके साथ हमने रिलेशन बना के रखना है। चाहे हमारा होटल कितना भी अच्छा है, booking.com के साथ हमारी रिलेशन नहीं अच्छा, वो हमारे होटल को नीचे ही रखेंगे। सो OTAs के साथ डील करना, और फिर अगेन मेन चीज़ तो पैसे की है सारी, अकाउंट्स का सारा मैनेज करना। सो एवरीथिंग इज़ अंडर लाइक मी। नए बंदे को हायर करना, उसको ट्रेन करना, रोस्टर सारा मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक मी। एंड द गुड थिंग इज़ कि जो बॉस है दैट इज़ वेरी एक्टिव। कुछ होते हैं कि लाइक ही सिटिंग इन US और थाईलैंड और वहाँ से मैनेजर पे ही सारा वो होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे माय बॉस इज़ लाइक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आते हैं एंड ही हेल्प मी अ लॉट। तो दिस वाज माय जर्नी। यहाँ पे ओनर हेल्पफुल हैं काफ़ी। हाँ, ओनर जो है ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल, बात करें, ऑजी लोग जो हैं हाँ आपकी हेल्प करते हैं। देसी बॉस थोड़े से वो उनमें वो बॉसी नेचर होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑजी ऑनर्स हैं दे आर लीडर्स। जी, यही डिफरेंस, मतलब वो कहते हैं ना कि बॉस और लीडर में डिफरेंस होता है। सो देसी जो बॉस हैं वो बॉस ही हैं, लेकिन ऑजी बॉस आर लीडर्स। सो आई रिमेंबर कि जो भी मेरा होटल का बॉस है वो खुद भी लाइक कभी ज़रूरत पड़ने पे मॉप लगा लेता है होटल रिसेप्शन में। दे डोंट फील लाइक, वो मुझे नहीं कहते हैं कि यार तुम करो ऐसे, या मतलब कुछ भी करना पड़े, वो उसको अपना बिजनेस समझते हैं। जी। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी और मेरे लिए मतलब लर्निंग थी इस चीज़ में बहुत। जी, सही। काफ़ी मतलब देखिए डाउन टू अर्थ लोग हैं, हाँ, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया नहीं तो गोरे तो हमारे वहाँ से भी आए थे। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलियन गोरे जो है काफ़ी डिफरेंट हैं। हाँ जी। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे रेसिज्म है, देसियों को जॉब नहीं मिलती, ये वो, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मेरिट है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि हम देसी लोग जो हैं या हमारे जो बॉयज़ होते हैं वो काम नहीं करते, काम चोर होंगे, छुट्टी कर लेंगे, सिक कॉल करेंगे। अब गोरा जो है ना, अगर एक बंदा मेरिट पे नहीं आ रहा या रिलायबल नहीं है, उस बंदे से उसको नफ़रत हो जाती है गोरे को। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, रेसिज्म का। कि भाई फ़लाँ जो मैनेजर है ना वो मुझे सीधे मुँह मुझसे बात नहीं करता। ठीक है, तो रियलिटी कुछ और होती है, तुमने उसकी एक्सपेक्टेशन से पूरे नहीं उतरे हो।
लेकिन अगर मैंने ये खुद बात रियलाइज़ किया, मैकडोनल्ड्स में हमारा मैनेजर, स्टोर मैनेजर था डैनियल, एंड ही इज़ वेरी रूड लेकिन वेरी प्रोफेशनल और 100% मेरिट पे, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए उसको, ठीक है। और इवन के वो किसी को जो ना वो डिस्काउंट नहीं देता, एंड ही वाज लाइक एवरी, स्पेशली वो देसी जो लोग हैं ना हमारे, अगेन वो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते हैं, तो उनके साथ वो बहुत औखा होता था जी। तो अब आई वाज लाइक, मैं नया नया आया था और मुझे एक ना शौक था कि यार कुछ करना है, नाम बनाना है, और मैं बड़ी मेहनत से भाग भाग के हर एक चीज़ को काम कर रहा हूँ, हर एक चीज़ साफ़ कर रहा हूँ जी। तो अब उसकी नज़रों में आई वाज लाइक अ गुड गाय, मैंने अपनी वैल्यू बनाई थोड़ी सी। और यहाँ पे एक वो भी चीज़ होती है कि शिफ्ट जो है, अगर एक बंदा सिक कॉल कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी बहुत डाउन होती है, और उस सिक कॉल को जो बंदा पिक करता है उसको वो बहुत समझते हैं कि यार ये बंदा ऑन कॉल अवेलेबल है जी। आवाज़ दबान के, जो मतलब जब भी सिक कॉल आ रही है तो मैं उठा लेता था, मैं कहता था कि यार मुझे शिफ्ट चाहिए, मैं शिफ्ट ले लेता था। तब वो डैनियल की नज़रों में आई वाज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो अब मैंने मतलब ये सेट की एग्जांपल कि यार देखो, दिस इज़ नॉट रेसिज्म, जी। मसला उनमें नहीं है, मसला हम में ही है। अगर आप मेहनत करते हो तो उनको हमसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी लोग जो हमारे पीछे से आते हैं उन्होंने कभी जॉब नहीं की होती, किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड का उनका कोई एक्सपीरियंस है नहीं, उन्हें पता ही नहीं है काम कैसे करना, और ना ही वो सीखना चाहते हैं, ये भी एक दिक्कत है। हाँ, और उबर ईट्स तो मेरे ख्याल में हर एक स्किल को खा ही रहा है। बिल्कुल। बच्चों को लगता है ईजी जॉब है, कर लो, लेकिन उनको एंड ऑफ द डे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। और जाएंगे कहाँ? उबर ईट्स में ही रहेंगे या फिर टैक्सी चला लेंगे। वाइट कॉलर जॉब्स में तो मुझे लगता है नहीं आ पाएंगे लोग इस तरीके से। ये मेरा शिकवा है सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, जी, इंडियंस के साथ भी करो। इंडियंस के साथ भी होगा कि अभी 6 महीने से, मैं अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं अपनी प्रोफाइल वो ईमेल्स में देख रहा था, फोल्डर होता है एचआर का, यानी कि कौन कौन सीवीज़ हमारे पास रिजर्व में पड़ी हुई हैं। जी। पिछले 6 महीने की मैं सारी सीवीज़ मैंने देखी रिसेप्शनिस्ट पोजीशन के लिए। जी। एक भी सीवी मुझे पाकिस्तानी की नहीं मिली। इंडियंस की कितनी मिली आपको? इंडियंस की हाउसकीपिंग के लिए मिली, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी बहुत रेयर थी, मतलब कह लें 5%। हाउसकीपिंग भी ऑड जॉब हाउसकीपिंग इज़ ऑड जॉब ना, ऑड जॉब के लिए मिलती है। ऑड जॉब में हमें नेपालीज मिले हैं हाउसकीपिंग में सारे। जी, वो फील्ड उन्होंने संभाल रखी है। हाँ, काफ़ी मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं। मेहनती लोग हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जब आते हैं ना, जो बंदा हमें एयरपोर्ट से पिक करता है ना, वो हमारे लिए होता है रोल मॉडल। जी, डेफिनेटली। जो वो बताएगा हम वो करने लग पड़ेंगे। अब ज़ाहिरी बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं किसी जर्मन के पास जाके तो रहूँ, जर्मन तो मुझे पिक करने आएगा नहीं, मेरा दोस्त भी पाकिस्तानी ही बिल्कुल, होगा। जो हमारा फ्रेंड होगा वही आएगा। हाँ, अब इंडियंस आते हैं, किसी फ्रेंड ने उठाया, घर पे रहे, अब वो जब घर आएगा देखेगा घर में 8 लोग हैं, 8 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। भाई आप क्या करते हैं? यार मैं टैक्सी चलाता हूँ। आप क्या करते हैं? ट्रक चलाता हूँ। जी। कितने पैसे कमाते हैं? 2000 वीकली। जी। वाह, वेरी गुड। सुबह से वो भी उसके साथ ट्रकिंग में चला जाएगा, उधर ही उसका माइंडसेट हाँ, बन जाएगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब। वो उस सर्कल से बाहर निकलेगा ही नहीं। जी। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तानी, मैं आया, मैंने देखा, दोस्त से पूछा यार क्या करते हो? मैकडोनल्ड्स पे जॉब करता हूँ। अगले दिन मैंने भी उसी टाइम अप्लाई किया, अगले दिन मैकडोनल्ड पे चला गया। जी। ठीक है। सो वो चीज़ उस टाइम पे तो मजबूरी होती है, हम नए आते हैं, हमें नहीं पता, हमें जो चीज़ मोड होता है वही ना, हमें जो वो कुएं में हम सिर्फ वही देख रहे होते हैं, वो जो चीज़ देखनी है हम उसमें ही रहना है। लेकिन पहले 6 महीने तक उसमें करें। मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन से जो है ना वो निकलें बाहर और कुछ नुकसान करके बैठ जाएं। हाँ जी। लेकिन एटलीस्ट उस 6 महीने में एक्सप्लोर करते रहें अपने आप को, देखेंगे यार इसके अलावा मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उस चीज़ में सिर्फ उसी चीज़ पे रिलाय ना करें, यह है कि खुद से भी कुछ करना अपग्रेड सीखें, करने की कोशिश हाँ, करें अपने आप को। अब ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे उबर ईट्स कर रहे हैं, जो परमानेंट हैं वो सारे सिक्योरिटी कर रहे हैं जी। इंडियन सारे ट्रकिंग में हैं, परमानेंट ट्रकिंग में हैं, उबर ईट भी है, एक्स भी है, वो इन्हीं चीज़ों में घुसे मतलब कि टैक्सी में ही होंगे, बट स्किल की तरफ कोई भाग नहीं रहा, स्किल की तरफ कोई नहीं आ रहा। लेकिन अगेन वही बात है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप अप्लाई करने वाले हों, आप एक्सप्लोर करने वाले हों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपने खुद कुछ ना कुछ करना है यहाँ पे जी। ठीक है, तो चलिए होटल की तरफ वापस आते हैं, थोड़ा सा होटल के बारे में जानते हैं, है ना। आप मोटेल में जॉब करते हैं, तो जो आपके गेस्ट हैं मोटेल में आते हैं, उनके साथ कई तरह के गेस्ट आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, फाइट्स भी होती हैं होटल्स में, मोटेल्स में सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि किस तरीके के गेस्ट के आप ज़्यादा डील करते हैं यहाँ पे? ये डिपेंड करता है कि वो मतलब किस सिरेनिटी या किस एरिया में है आपका मोटेल।
मैंने बेसिकली 2 मोटल्स में सर्व किया है। एक है बैंक्सटाउन में, ओके दैट इज़ अ काइंड ऑफ थोड़ा सा पोश एरिया है, जी और दूसरा था पैरामेटा में। पैरामेटा इज़ लाइक यू कैन से कि हांगकांग या मतलब कि क्रिमिनल एरिया है, मतलब जी, थोड़ा सा रिस्की एरिया है, ठीक है। पुराना नाम है पैरामेटा का। हाँ, तो पुराना नाम सॉरी पैरामेटा जो है ना वो लाइक यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं। पिछले 4 जी महीनों से 2 महीने मैंने पहले बैंक्सटाउन में मैं रहा हूँ, जी फिर 4 महीने में इधर हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए। जी सो बेसिकली मैनेजर पोजीशन मैंने यहाँ पे ही आके लिया। ओके वहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट था, तो वहाँ पे पीपल वर लाइक वेरी स्वीट, और कुछ ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कभी। वंस इन अ मंथ जो ना वो मुझे 1 या 2 दफ़ा हुआ होगा। जी लेकिन जब मैं पैरामेट आया तो दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी। यहाँ पे गैंगस्टर्स हैं रियली और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमें पेड गेस्ट आते हैं। ओके लाइक अगर कोई बंदा होमलेस है, जी वो क्या करेगा, वो पुलिस को कॉल करता है, या कोई ट्रबल में लेट से किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, जी पुलिस को कॉल करेगी, पुलिस जो है वो वाइफ को अपने हम्म, साथ ले जाएगी, अपनी कस्टडी में रखेगी। जी वहाँ से अब वो उसको भेजेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग है इनका, या एक और डिपार्टमेंट है लिंक टू होम, जी ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास भेजेंगे। अब लिंक टू होम क्या करते हैं कि वो टेम्परेरी अकोमोडेशन अरेंज करते हैं जी किसी होटल में, किसी मोटल में। वो हमें कॉल करते हैं और हमें वो पे करते हैं, लिंक टू होम वाले। ओके अब वो जो बंदा होता है ना, वो साइको होते और हैं, पहले ट्रबल मेकर पहले होते हैं। ट्रबल में हैं, घर में वो ट्रबल करके आ हाँ रहे ट्रबल हैं। मेकर हैं तो वो हाँ, कुछ ना कुछ पंगा आगे भी बिल्कुल। आके करेंगे हाँ, जरूर आपके ज़रूरी होटल में। नहीं सिर्फ ये डोमेस्टिक वायलेंस वाले ही नहीं होते हैं, कोई जी बंदा जेल से निकल के आ रहा है, अच्छा मतलब कि कोई भी अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो जेल से रिलीज़ हो रहे हैं, पुराना उनका कोई घर नहीं है, ओके सारा गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, 5 साल बाद जेल से निकल के आ रहा है। अब वो जब 5 साल बाद एक बंदा जेल से आ रहा है तो वो तो क्रिमिनल ही होगा। बिल्कुल उसके साथ अगर आप कहते हो ना कि यार लाइट्स या मतलब कि आराम से बात करो, तो वो आपको मारने को आएगा। जी तो ऐसे एक्सपीरियंस काफ़ी होते हैं। ओके सो इन शॉर्ट ये है कि लाइक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा पुलिस से मिलना जुलना होता रहता है आई हमारा। जाती है। तो कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे होटल में जो होगा आपको? इंसिडेंट ये है कि अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं। लास्ट वीक ऐसा हुआ कि हमारे होटल में ही जी एक बंदा, हाउसिंग के डिपार्टमेंट, मोस्टली हाउसिंग वाले ही ट्रबल मेकर्स होते हैं, दूसरे लोग जी अपने काम से आते हैं वो चले जाते हैं। तो हाउसिंग वाला ही एक बंदा था, एंड रात के मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, एंड तकरीबन 1 बजे का टाइम था, उसके कमरे से शाउटिंग, एंड हमारे रिकॉर्ड में था कि सिर्फ एक आदमी ही रह रहा है, बट जी वो एक लड़का और लड़की दोनों, उनकी लड़ाई हो रही थी। जी एंड मैंने जब वो देखा तो मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। जी एंड जब मैंने वो देखा तो कॉरिडोर में वो लड़की जो थी, शी वाज बैंगिंग ऑन द डोर, मतलब को दरवाज़ा को दोनों आपस में लड़ रहे थे जी लाइक जी ना। तो मैंने पुलिस को कॉल की, एंड यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है, दैट इज़ लाइक उसको बहुत सीरियसली डील करते हैं। पुलिस वाज देयर विद इन अ मिनट, जी और पुलिस आ गई, एंड उन्होंने दोनों को अपनी कस्टडी में लिया, एंड मुझसे उन्होंने स्टेटमेंट ली कि आप बताएं आपने क्या देखा, कैसे हुआ, सारा मैंने उनको बताया। जी तो लेटर ऑन मुझे अगले दिन कांस्टेबल की कॉल आई जी कि कल रात आपके मोटल पे ये सिनेरियो हुआ है, उसकी जी सीसीटीवी हमें चाहिए, और वी वांट यू, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस जी का इशू है, तो आप अगर कोर्ट में आके जज के सामने एविडेंस दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते स्टेटमेंट दे हैं सकते हैं कि मैंने वाकई ही देखा कि ये मर्द जो है ये इस औरत को टॉर्चर कर रहा टॉर्चर था। कर रहा तो आई वाज लाइक कि यार आई नीड टू डबल चेक विद माई बॉस, अगर जी वो मुझे कहता है तो ही मैं स्टेटमेंट दूंगा, बिकॉज आई एम डेफिनेटली वर्किंग फॉर हिम। जी मैंने उसको बॉस को कॉल की, एंड ही वाज लाइक किन फजूल कामों में पड़े हुए हो, अपना काम करो तुम, यू आर नो वन टू हेल्प पुलिस। मैंने कहा ओके। फिर दोबारा मैंने कहा ठीक है, मतलब उसने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, अपनी जॉब तक ठीक है, हाँ जी हम इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस करो। वैसे भी दुश्मनी यहाँ भी निकाल लेते हाँ हैं वही लोग, ना, आपको यहाँ पता पे ही भी है इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो क्रिमिनल है पहले ही वो याद रखेगा बाद में हाँ, चीज़ को। तो फिर मैंने पुलिस, अगले दिन फिर मुझे कॉल आई, मैंने उसे कहा, मैंने कहा सॉरी मैं बिज़ी हूँ, जॉब में स्टडीज़ हैं, ये वो, मैं नहीं आ सकता। तो पुलिस वाले ने मुझे कहा कि अगर जॉब का इशू है तो हम तुम्हें जितनी तुम्हारी पे बनती है जी लीव की, वो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। जी फिर मेरे माइंड में वो पैसे का चक्कर आया। फिर मैंने कहा यार बॉस जाना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो जी बॉस सेड के देख लो, इट्स अप टू यू। दैट्स योर कॉल फिर आपका काम है हाँ, फिर अभी तक मैं उसका मतलब उस टाइम पे मैंने पुलिस वाले को बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा, बट वो मुझे अभी केस वो चल रहा है उनका ना। सो जी उसके बाद एक लेडी ऑफिसर ने भी कॉल की, एंड शी सेड के वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर एविडेंस, एंड तो
अभी तक ये एक सिनेरियो है। इसके अलावा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदा रिसेप्शन पे आया रात के 10 बजे जी। एंड ही सेड के उसका नाम था जॉर्डन। ही सेड के मेरे रूम में कोई और बंदा घुसा हुआ है। आई वाज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब किसी के पास चाबी कैसे आ गई। मैं गया ऊपर रूम, मैंने दरवाज़ा 3-4 दफ़ा नॉक किया जी। और अंदर से वाकई एक बंदा निकला एंड मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ही सेड आई एम जॉर्डन। मैं हैरान हो गया, मैं कहा जॉर्डन वो है कि जॉर्डन तुम हमारे पास आईडी की हम पिक्चर लेते हैं ना, तो पिक्चर में वही बंदा था जिसने आके रिपोर्ट की थी। ओके। मैंने कहा कैन आई सी योर आईडी, तो कैन यू कम टू रिसेप्शन विद मी एंड ही सेड ओके गिव मी 2 मिनट्स लेट मी ड्रेस अप। ओके। तो मैं कहा ठीक है, मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम जो है ना आ जाओ नीचे। जी। अब मैं 5 मिनट गुजर के हैं, दोबारा मैं दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं, दरवाज़ा आंसर नहीं आ रहा। अच्छा। तो मैंने दरवाज़ा मास्टर की से खोला, अंदर कोई बंदा नहीं है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो बंदा कहीं अंदर ही कमरे में छुप गया या कहाँ गया। आई वाज लिटरली शॉक्ड, और नाइट शिफ्ट में होता भी अकेला मैं कहा बंदा कैसे गायब हो गया। हाँ जी। फिर मैं नीचे आया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा उस बंदे को तुम्हारा नाम कैसे पता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपस में मिले होते हैं, बिल्कुल। सो इस तरह का वो कुछ कर लेते हैं, मतलब को बंदे को रख लेंगे, बाद में जब उनका आपस में कोई डिफरेंस बनता है तो फिर वो हमें आके कह रहे होते हैं कि इनको निकालें। सो देयर आर लाइक हर दिन कोई ना कोई नया दिन होगा इस मोटल इंडस्ट्री में, नई कहानी स्पेशली सुनने मोटल्स में। होटल्स में फिर भी मतलब अच्छा थोड़ा होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है होटल में काम करने का, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि मैंने होटल्स में क्यों नहीं गया। लेकिन यह है कि मोटल्स का जो है ना उसमें हर एक दिन नया कुछ होता ना है। कुछ कहानी नई आपको हाँ, देखने को मिलती मिलेगी। जहाँ पे भी रिटेल का काम देखने, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है हाँ ना, जी। कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ स्टोरी आपके पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नई अभी स्टोरी होगी। जैसे वुलवर्ड्स में या कोल्स में अगर हाँ, लोग लड़ते रहते हैं, देखा होगा बिल्कुल अपने स्टाफ के साथ, तो कुछ ऐसे ना ही है, कुछ चलता ही है। चलता ही है। पब्लिक जी। डीलिंग का यही एक अच्छी पब्लिक- बात है, और आपको हर स्टोरी जो है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हाउस कीपिंग के लिए कितना काम बढ़ा के जाते हैं गेस्ट, कितनी गंदगी मचाते हैं रूम्स में ये भी उन लोगों के लिए भी अभी मतलब बिल्कुल पहले सवाल है। पहले हाउस कीपिंग जो थी ना वो उस मोटल में काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हम क्या करते कि जब एक गेस्ट आ रहा है, जी। चाहे वो 3 दिन रह रहा है, चाहे वो 1 वीक रह रहा है, जब वो चेकआउट करेगा तो ही हम उसका रूम क्लीन करते थे। ओके। लेकिन देन मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ की कि इन बिटवीन भी हमें रूम की सर्विस करनी चाहिए। जी। चाहे वो कंपनी पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ये है कि एट द एंड वो हमारा टाइम काफ़ी सेव कर देती है। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि जो है ना उसमें भी अगेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गेस्ट। जी। जो पार्टी गाइज होते हैं अच्छा। बहुत ज़्यादा मैस होती है, और मतलब साइकी भी होती है कुछ लोगों की। दैन कि उनका मतलब कि ना उनको प्रॉपर्टी को डैमेज करके ही मज़ा आता है उनको तो अक्सर टीवी स्मैश होते हैं, माइक्रोवेव तोड़ देते हैं लोग। जी जी जी। तो ये चीज़ें होती हैं, और हाउस कीपिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। मुझे ओकेजनली करनी पड़ जाती है, जब कोई बंदा सिक कॉल कर जाता है तो अच्छा। एज अ मैनेजर आई You have to हैव do टू मेक रेडी यू नो जी। रूम, आई हैव टू मेक द रूम रेडी टू सेल। तो ओकेजनली मुझे बेड्स जो हैं वो चेंज करने पड़ जाते हैं, एंड आई रियलाइज़ के पता नहीं अब मैं कभी कभार करता हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लगता है या क्या वजह, लेकिन जी। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, रियली हार्ड जॉब है। हॉट जॉब। हाउस कीपिंग को आई रियली जी। अप्रिशिएट। लेकिन यह है कि यहाँ पे हाउस कीपर की पे और मैनेजर की पे, कैन यू बिलीव, इक्वल पे ले रहे हैं। ओके। वो मेरे जितनी पे ले रहे हैं। नाइस। हाँ, मतलब हार्ड काम के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। काम अगर ऐसा पाकिस्तान कर की ले। तरह नहीं है कि हाउस कीपर को 18,000 मंथली मिल रहा है, मैनेजर जी, को जी। 50,000 मिल रहा है, एंड वो सिर्फ कुर्सी पे बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई और भी होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहता है, तो आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेनली जॉब सीख कैसे करें? जॉब्स जो है ना, मैं अक्सर रिकमेंड करते हैं लोग कि आप वॉक इन जाएं कहीं पे रिसेप्शन पे, उनसे जाके बात करें। आई जी। वॉन्ट रिकमेंड दैट। डोर नॉक से काम नहीं चलता डोर इस नॉक से इंडस्ट्री अब ओवरऑल भी काम काफ़ी कम हो गया। पहले ये था कोविड से पहले कि जब डिमांड थी में। जी। तो आपने जाके बोला और उन्होंने आपको हायर कर लिया। अभी ये नहीं है, अभी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। तो ये है कि एक तो होटल्स में ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इंडीड और गमट्री के थ्रू ही मोस्टली होटल्स जो हैं वो हायरिंग करते हैं, मोस्टली Okay. इंडीड चलता है। अब उसमें यह है कि जो सीवी है ना आपकी, वो स्पेसिफिक टू हॉस्पिटैलिटी ही होनी चाहिए। जी। जनरल जो सीवी है ना, रिटेल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस उसमें लिखा हो और एडमिन का लिखा हो, वो नहीं, वो मतलब मैं नहीं, कभी भी मोस्टली बंदे उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं एम्प्लॉयर्स जो हैं। सो एक तो यह है कि आपने सीवी जो है ना वो बड़ी स्पेसिफिक बनानी है ऑजी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और दूसरा ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के,
दे आर लाइक सिंपली एक्सेल की ही मॉडल पे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ रूम मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होता है कि होटल मैनेजमेंट का होता है कि कितने गेस्ट हमारे पास हैं, फ्यूचर रिजर्वेशंस कितनी हैं, हाउस कीपिंग का हमारे पास स्टॉक कितना है, सारी मतलब मैनेजमेंट हो रही। जैसे आईपोज होता है ना, रिटेल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ जी, इसी तरह होटल मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर हैं। जी, उस चीज़ के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने भी यही किया था इंटरव्यू के बाद, क्योंकि पहला एक होटल बैंक्सटाउन में, वहाँ पे रूम मास्टर यूज़ होता था। हाँ जी, एक और सॉफ्टवेयर है जो पैरामेटा में भी यूज़ हो रहा है, गेस्ट पॉइंट। ओके, गेस्ट पॉइंट जो है, इसको मैंने यूट्यूब से सीखा था। जी, ठीक है, तो यह है कि आप यूट्यूब पे व्लॉग्स और मूवीज़ को भी टाइम दें, वो भी लर्निंग है, उस चीज़ को मैं मना नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ से भी ग्रैब कर लें। कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं। स्किल आप सीख सकते अभी हैं यूट्यूब पे आजकल हर एक चीज़ का ट्यूटोरियल Exactly. अवेलेबल है और हर लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज में। अभी देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा, ज़ीरो XERO, जी, 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 वो मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है। ओके, अभी भी मैं मतलब इसके ट्यूटोरियल्स ले रहा हूँ जी, क्योंकि वो मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये है कि आप होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स देखें, म्यूज़ है, MEWS, गेस्ट पॉइंट है, रूम मास्टर है, हाँ जी, ये वाले देखें। और ये आप अपनी CV में टॉप नोच पे मेंशन किया हो आपने कि मुझे रूम मास्टर चलाना आता है। जी, अब देखें मेरे पास अगर 10 CVs आ रही हैं, अब सेचुरेशन का जैसे मैंने बोला है कि एक जॉब है ना, तो यहाँ पे भी एक जॉब के लिए, रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन के लिए मुझे डिफरेंट सोर्सेज से एटलीस्ट 100 CVs रिसीव होती हैं। उसमें से मैंने एक CV को, जी, या कह लें कि 10 CVs को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना है, 10 में से एक बंदे को हायर करना है। अब 10 CVs को जब मैंने शॉर्टलिस्ट करना है, तो उसमें लाइक लिटरली मैं ऐसे 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 CVs आके कर रहा होता हूँ। जी, और जब मुझे कोई चीज़ क्लिकिंग महसूस होती है, जब मुझे पता चलता है रूम मास्टर लिखा हुआ है, या 10 CV स्टूडेंट वीज़ा वाले की हैं, एक CV है जिसकी वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जी, उसको मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। तो CV बनाना इज़ अ स्किल। किसी बंदे के पास बैठें और उससे मतलब एटलीस्ट उसको अपनी CV एक दफ़ा दिखा लें। अगर आपको कॉन्टीन्यूसली आप 6 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जी, तो देर इज़ समथिंग मिसिंग। डेफिनेटली उस चीज़ को हाईलाइट सीवी करें। इज़ द मेन थिंग बिकॉज़ या आप आपसे पहले आपका सीवी जा रहा है हाँ, और उसी के बेस वही पे उन्होंने इमेज आपको है बुलाना है। आपकी। यस। वो डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से आपको बनाना चाहिए। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में हायरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान। जी, सो उन चीज़ों को भी समझें, एम्प्लॉयर की साइकी को समझें, वो क्या चीज़ें चाहता है। जी, अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। हाँ अगर जी, आप कह रहे हैं कि मैं हफ्ते में मंडे को भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ट्यूसडे इवनिंग को यूनिवर्सिटी जाता हूँ, और थर्सडे को मेरी यहाँ जॉब होती है, मैं आपके पास 2 दिन या 3 दिन काम करूँगा, जी, साइड पे कर देंगे CV को। बिल्कुल, सॉरी। अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं 5 डेज़ अवेलेबल हूँ, इवनिंग में बुलाएं, शाम में बुलाएं, सुबह बुलाएं, डजेंट मैटर, आ जाओ। इस डेफिनेटली, तरह ये चीज़ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। जी, फिर उसके बाद एज मैटर करती है। हर एक सेक्टर में एज के हिसाब से पे रेट होता है, जी, और वेज कॉस्ट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर यहाँ पे बिजनेस में, कि वेज जो है वो आप कितनी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जी, तनख्वाह में कितना आपका एक्सपेंस जा रहा है। तो उसी बंदे को हायर करते हैं जिसको हमें कम तनख्वाह देनी पड़े। जी, अब जैसे हॉस्पिटैलिटी में है, तो उसमें कम एज वाले बच्चों को हम जहाँ वो रखते हैं। जी, मैकडोनल्ड्स में 14-15 साल के जो हैं वो सारे काम कर रहे जी, होते हैं डे शिफ्ट में कभी भी। अब मैं 24 आवर्स, मेरी अगर 24 ईयर्स एज है, तो मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करो जी, डे शिफ्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे आपका कोई चांस ही नहीं है। चांस नहीं, नाइट शिफ्ट में चांस है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में 20 साल से कम वाले बंदे को वो नहीं हायर कर सकते, तो आपका चांस है। सो देर इज़, ये चीज़ है कि आप साइकी को समझें। जॉब हंटिंग इज़ अ प्रोसेस। जी, ठीक है, किसी बंदे से इंफॉर्मेशन लें और उस चीज़ पे चलें। सिर्फ वही बात नहीं कि ऊबर स्टार्ट कर लिया और ऊबर पे ही आप चलते जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल। सीवी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि सीवी बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है। जो हम इंडिया और पाकिस्तान में सीवी देखते हैं, वो तकरीबन कॉपी पेस्ट होता है। हाँ। आपका सीवी ले लिया, मैंने अपना नाम लिख लिया, उसका ले लिया, उसकी हॉबीज़ पे डाल दी, दैट्स इट। हम्म। तो यहाँ पे सीवी किस तरीके का होना चाहिए और सीवी कैसे बना सकते हैं? उसके बारे में कुछ आप देंगे जानकारी हाँ, हमें? सो CV और रिज्यूमे में डिफरेंस जो है ना वो भी समझना ज़रूरी है। जी, और इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जो चीज़ें हैं ना वो होती हैं डिस्क्रिप्टिव CVs होती हैं। जी। स्टार्ट में एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा होता है, आई एम एन वेरी मोटिवेटेड दिस दिस जी। दिस, चैट GPT से लिखा होता है, देखते तो ही मुझे चैट पता चल। जीपीटी तो उससे पहले वही बोल रहा हूँ ना, वो हाँ, कॉपी पहले पेस्ट वाले होता दौर है। में कॉपी पेस्ट होता था, किसी जी। शॉप वाले के पास जाते थे, इंटरनेट कैफ़े हाँ पे, जी, हाँ जी। वहाँ से 200 रुपया दे के लिखवाते थे। ले भाई बना अभी दे। चैट GPT आ गया उसका। जी, और मैनेजर को पता चल जाता है, क्योंकि उसने दिन की 10 CVs देखनी है। जी, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो वो होता है। उसके बाद नीचे आता है जी क्वालिफ़िकेशन में ये डिप्लोमा है, ये एजुकेशन है, ये डिग्री है, इतने नंबर हैं, ये सब कुछ है।
और पाकिस्तान में नंबर्स जो हैं उस चीज़ बहुत मैटर करते हैं, जी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन आपकी 1% मैटर करती है, जी इवन 1% भी नहीं करती कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। जो 1% करती है वो भी कॉर्पोरेट में मैटर करती है, जी। ठीक है। मेन चीज़ मैटर क्या करती है? आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स जी और आपकी अवेलेबिलिटी। ये 3 चीज़ें आपकी सीवी में सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए ओके कि आप हफ्ते में कितने दिन एक बंदे के लिए काम करने के लिए अवेलेबल हैं। जी और दूसरी चीज़ स्किल्स में ये जो आ जाती है कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, बैरिस्टा स्किल है, मतलब अब फॉर एग्जांपल इवन कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ है कि बैरिस्टा है, मैकडॉनल्ड पे काम किया हुआ है, अब इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? उस बंदे के माइंड में आएगा कि ये बंदा मेहनती है। जी कि मैकडॉनल्ड्स या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं ना, वो अपने वर्कर्स को रगड़ा लगाती हैं, शार्प करती हैं ट्रेनिंग के दौरान। हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड पे हर जो आते हैं ना ट्रेनी, जी 4 में से 1 ट्रेनी जो है वो सर्वाइव कर पाता है। पहले 4 महीने में भाग जाते हैं क्योंकि इतनी जी मुश्किल ट्रेनिंग होती है उनकी। तो ये है कि जब एक बंदा एक्सपीरियंस लिखा होगा मैकडॉनल्ड्स का या किसी भी कंपनी का, KFC का, उसको पता होगा कि ये बंदा क्लीनिंग भी कर लेगा, जी ज़रूरत पड़ने पे ये बंदा जो है वो किचन को भी हैंडल कर लेगा। जी जी और एट द एंड अगर मैं 8 घंटे की या 10 घंटे की लंबी शिफ्ट देता हूँ ना, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होगी, इसका स्टेमिना बिल्ड होगा कि वो उस कर चीज़ को सकता है कर उसको, सके। मल्टीटास्किंग को हैंडल हाँ, कर सकता है। मल्टीटास्किंग। तो सीवी में आपको अपना जो है ना वो रिफ्लेक्शन देना होगा कि आई एम अ मल्टीटास्कर। जी तो सबसे पहले ऊपर अपना एक्सपीरियंस लिखें। जी अब नया बच्चा जो आ रहा होता है उसके पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस नहीं होता, जी इंडिया का ही लिखो, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए। जी ऐसा ना हो, मैंने बहुत सारी सीवीज़ देखी हैं बच्चों की रेस्टोरेंट जॉब में, और जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लिखा होता है ऑफिस असिस्टेंट एट पाकिस्तान की किसी कंपनी में, जी जी ठीक है, या IT टेक्नीशियन जी एट दिस कंपनी, या एक नर्स एट दिस, और अप्लाई कर रहा है पिज़्ज़ा शॉप में, ठीक है। तो अगर पिज़्ज़ा शॉप में अप्लाई कर रहे हो तो किचन हैंड एट पाकिस्तानी किसी रेस्टोरेंट में होता, फेक है, सबको जी, पता है, जी, लेकिन बिल्कुल। रेलिवेंट होना चाहिए, जो कि अगेन वही बात है कि 10 CV में सही, अगर मैं CV निकाल रहा हूँ तो वो क्लिक करे मुझे। बिल्कुल सो हर एक जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग से CV बनाओ। रेस्टोरेंट जॉब्स के लिए अलग से CV, उसमें जी स्पेसिफिक उसी की बातें हों, रेलिवेंट बातें हों। बिल्कुल और अगर आप मतलब एडमिन की या रिसेप्शनिस्ट की कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें उसकी बातें हों। बिल्कुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडीड पे और उस पे गमट्री पे, द वे यू अप्रोच अ मैनेजर रियली मैटर्स। अब होता क्या है, आपने एक जॉब देखी, उस पे नीचे जब आप उसको मैसेज करने लगते हैं तो मैसेज आ रहा होता है, इज़ इट अवेलेबल, जी वही गमटी पे ये चलता कैन आई अप्लाई। है, हाँ, ऑटोमेटिक मैसेज ऑटोमेटेड मैसेज होता है, बच्चे वो भेज रहे होते हैं, हाँ जी और फिर शिकवा कर रहे होते हैं, यार 50 जॉब्स में अप्लाई किया, रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ जी दूसरी तरफ देखें, बेचारे मैनेजर को 100 मैसेजेस उस तरह के आए हैं, वो किस किस को बोले कि यस इट Yes, इज़ available. अवेलेबल। अब आप यस इट इज़ अवेलेबल के बाद अगली बात शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों ने लिखा होता है जॉब के शुरू में, भाई जो ये इट इज़ हाँ, अवेलेबल पूछेंगे उनको इग्नोर किया जाएगा बिल्कुल। स्पेशली। सो ये कभी भी मतलब वन लाइनर मैसेजेस कभी भी ना भेजें। हाँ जी पहले ही आप अपना उसको जो इंटरव्यू के उसके क्वेश्चंस हैं वो बता दें। जी आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, पहले मैसेज में ही बता दें कि माय नेम इज़ दिस, एज जी दिस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पे रेट वो देखेगा, एज पे मैटर करता है, तो एज हाँ जी दिस, नेशनैलिटी दिस। अब वो देखेगा कि ये बंदा कितने अरसे के लिए मेरे साथ काम करेगा, जी तो उसके लिए आप उसको बता दें कि आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायरिंग इन 2025। जी फिर उसके बाद अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस बता दें, सर्टिफिकेट है तो वो बता दें, मतलब एक पैराग्राफ बना के उसको पहले सिरे से ही भेज दें, एक ही बार में बता दें। एक ही बार में बता दें, ताकि क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे सवाल करे कि भाई हाँ भाई तुम कॉफ़ी बना लोगे या नहीं बना लोगे, बिल्कुल बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। सो बिना पूछे ही सारी बात उसको बता दें जी ताकि वो उसको अट्रैक्ट करे, बिल्कुल तो वो आपको कॉल बैक करेगा। फिर सही इंटरव्यू है में अगली गेम है, वो आपने कैसे उसको हैंडल करना है। बिल्कुल। राव जी थोड़ा आप पंजाब के बारे में हमें बताएं, क्योंकि इधर भी पंजाब है उधर भी पंजाब है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कल्चरली भी एक हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हैं। हाँ। तो आपका जो उधर का लाइफस्टाइल है स्पेशली विलेजेस का, वो कहाँ पे है आज? जो है ना, मतलब सही प्योर रूरल पंजाब या देसी पंजाब, वो तो मैं कहूँगा कि जो हमें इंडिया में नज़र आता है मूवीज़ वगैरह में, जी उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, सेम है। जी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है अब, जो वो मूवीज़ में मूवीज़ दिखाया में जाता आता है ना, है ऐसा नहीं है। जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो काफ़ी चेंज पाकिस्तान हो में गया है। है। जी जो इंडियन मूवीज़ में दिखाया जा रहा है वो पाकिस्तान में है, उसी तरह के घर हैं, उसी तरह की ज़मीनें वगैरह और जी स्ट्रक्चर काफ़ी वही, ट्रैक्टर जो सारा कुछ है। जी लेकिन जो सिटीज़ हैं वो आई वुड से कि
काफ़ी अब डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट हैं। जी तो ये है कि बट स्टिल आपको अगर आप पंजाब में आते हैं तो दोनों वाइब्स आपको मिलेंगी, रूरल भी और अर्बन भी। जी तो स्पेशली अगर आप लाहौर आते हैं तो लाहौर को दे हैव डेवलप्ड, इस तरह उन्होंने डेवलप किया कि लाइक ये कोई पंजाब का या पाकिस्तान का कोई जी लाडला बच्चा है, इतना उन्होंने उस पर बिल्कुल, इन्वेस्ट किया, बिल्कुल। पैसा खर्चा, बहुत बहुत डेवलप सिटी है। जी और एट द सेम टाइम जो अंदरून लाहौर है वो भी है वहाँ पे, जी स्पेशली स्ट्रीट फूड जी और जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट्स हैं, वो सारी चीज़ें। इट्स काइंड ऑफ लाइक न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, हाँ, एग्जैक्टली ऐसे एग्जैक्टली, ओल्ड लाहौर, न्यू लाहौर। 100% वही है। जी और आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई पाकिस्तान आता है तो लाहौर जी एंड देन रावलपिंडी, इसमें ये दोनों सिटीज़ आप विज़िट करते हैं तो यू विल गेट द वाइब ऑफ लाइक पाकिस्तान। जी और अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो फिर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे पास। जी सो सवात, नारान, कागान, जी जी और मतलब खैबर पख्तूनख्वा KPK इज़ जी 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 वन स्टेट, वो जो है दैट इज़ फॉर नेचुरल ब्यूटी। ऑलराइट। तो टूरिज्म के लिए वो टूरिज़म के लिए वो है। जी लेकिन अभी जैसे अभी ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी व्लॉगर्स जा रहे हैं तो वो भी जी ऑस्ट्रेलिया, आई मीन लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी यही विज़िट कर रहे हैं। विजिट कर इस्लामाबाद इज़ लाइक अ वेरी प्लान्ड सिटी, यू कैन जी से लाइक मेलबर्न, बहुत ही सीधी सीधी रोड्स हैं, जी जी सेक्टर्स जी बने हुए हैं, प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत लाइक बना हुआ चंडीगढ़, जैसे चंड- चंडीगढ़ को बिल्कुल वेल प्लान्ड है। कह सकते हैं। जी तो इस्लामाबाद इज़ लाइक वेरी प्लान्ड सिटी और वेरी क्वाइट सिटी, शाम जी 8 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। ओके तो अभी जो है वो काफ़ी थोड़ा ट्रेंड आ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, जी हॉस्टल्स हैं, तो फिर कैफ़ेज़ वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन लाहौर इज़ सच अ लवली डेफिनेटली लाहौर का नाम है, हाँ वो कहते भी ना भाई, जिन्हें लाहौर नहीं देखा होगा तो बिल्कुल जन्नत नहीं। 100%। एक कहावत भी है। ये कहावत बहुत है, मतलब लाहौर में आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। सो आई वुड से कि पाकिस्तान का अगर कोई बेस्ट पार्ट है रहने के लिए तो इस्लामाबाद एंड लाहौर जी एंड रावलपिंडी इज़ फॉर लाइक घूमने फिरने के लिए। जी जी राव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड। आपने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। कोई इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज टू वे, इट्स ऑलवेज लाइक टू वेज होता है। और थैंक्स टू यू, आपने जी कंसिडर किया, आपने इनवाइट किया मुझे, और आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस इनिशिएटिव। ये बहुत आपका बहुत बढ़िया है, और आई वुड से कि इसको इसी तरह कंटिन्यू रखें, एंड इट इज़ लाइक कि डिमांड में ये है, एवरीवन नीड्स दिस। सो आई विश के आइंदा भी इस तरह के अच्छे गुफ्तगू होती रहेगी यहाँ जी पे, बिल्कुल, और वी विल बी इन टच। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच।